He is the most dangerous man alive since Jesus. He was too dangerous to be left alive. जिसको हम विकास कहते हैं, ओशो ने सब पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओशो का कहना था death is the greatest orgasm. Do you welcome death? Despite all his progressive thoughts, he was not in favor of feminism. पुरुष की नकल नहीं करना है, नहीं तो नंबर 2 की पुरुष बन जाओगी। ओशो गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे? वो एंटी साइंस थे, एंटी वुमेन थे, उनकी सोच बहुत ही दकियानूसी थी। अगर महात्मा गांधी वर्शिप पावर्टी, then ओशो वर्शिप मटेरियलिज्म। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयल्स एंड ही आल्सो हैड वेरियस गर्लफ्रेंड्स, मेनी रिलेशनशिप्स। ना महावीर के साथ, ना बुद्धा के साथ वो स्कैंडल्स हुए जो इनके साथ हुए। गुफाओं में रहते हैं, जंगल चले जाते हैं, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया। अगर आप इनका हिसाब लगाओ, इन्होंने कितनी हिंसा की है महावीर बुद्ध के मानने वालों ने। ओशो की डेथ के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों है? सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्कार। आपको पता है, आप पहले स्पिरिचुअल फिगर हैं जो मेरे शो पे आए। अच्छा। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ ऑर्गेनाइज रिलीजन को भी लेके और किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को लेके जनरली जी। और शायद मेरी स्केप्टिसिज्म कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली ओशो से लिंक्ड है शायद। क्योंकि उनकी जो संस्था थी, उनके थॉट्स थे इतने रेबेलियस थे, इतने ज़्यादा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थे, इतने काउंटर कल्चर ओरिएंटेड थे, इतने काउंटर इंटुइटिव थे कि मैं कोट कर रहा हूँ किसी थिंकर को, ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन अलाइव सिंस जीसस। यस। क्यों कहा था ऐसे? क्योंकि ओशो ने अतीत का जो कुछ भी चल रहा था, फिलोसफिकल, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, जिसको हम विकास कहते हैं, ओशो ने सब पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया और उसको गलत साबित कर दिया। और केवल इतना ही नहीं कि अतीत को उन्होंने गलत साबित किया, उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए जी, वह भी हमें बताया। उसका सलूशन क्या हो सकता है वह भी हमें बताया जी। तो एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि पूरी मनुष्य जाति आज तक जिस ढंग से जी रही थी वह गलत था, और मैं बता रहा हूँ कि सही कैसा होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से सारी दुनिया का विरोध भी इसमें आकर्षित हुआ, लोग नाराज भी हुए और लोग प्रभावित भी हुए, दोनों बातें हुई। जो बुद्धिमान लोग थे वो उनसे बहुत प्रभावित हुए, बिल्कुल नए सॉल्यूशन वो दे रहे हैं पुराने प्रॉब्लम्स के। और जो परंपरावादी थे, रूढ़िवादी, वो तो नाराज हुए कि उन्होंने हमारे सारे अतीत को ही धो के रख दिया। कुछ ज़्यादा ही धो दिया। इतना ज़्यादा धो दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है और मैं इसको आपको प्रेस नहीं करूंगा, बट उनको कहा जाता है उस बारे में कि ही वॉज टू डेंजरस टू बी लेफ्ट अलाइव। ये मैंने सुनी है बात। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ। अमेरिका में तो लगभग उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया कि इनका जीवित रहना देश के लिए खतरनाक है, प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है, अमेरिका के लिए खतरनाक है। एक इंसान के आइडियाज और उसका बोलने का तरीका और उसकी पर्सनैलिटी और उसका अफेक्ट इतना ज़्यादा प्रोनाउंस हो सकता है, बहुत कम देखा गया है हिस्ट्री में। अमेरिका में ये बात और भी उजागर हुई भारत की बजाय, क्योंकि आज तक क्रिश्चियंस ने गरीब देशों में जाके गरीब लोगों को कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में, है ना, प्रलोभन दे के शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, पैसा देंगे, घर दे देंगे, और लोग लोभ में आ गए। पहली बार गरीब देश का एक आदमी अमीर देश में पहुंचा और वहाँ के प्रतिभाशाली लोगों को उसने प्रभावित कर दिया। सारे टैलेंटेड लोग, इंटेलिजेंट लोग ओशो से प्रभावित हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल नई बात हुई। तो अमेरिका बिल्कुल चौंक गया, विशेषकर ईसाई धर्म के जो ठेकेदार हैं, और उस समय वहाँ की जो सरकार थी वो भी कट्टरपंथी ईसाई थी। उनको लगा तो हमारा बड़ा दुश्मन आ गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गरीब देश के एक आदमी ने जाकर अमीर देश के प्रतिभाशाली लोगों को प्रभावित कर दिया हो। मुझे लगता है कि सिर्फ अमेरिका के प्रतिभाशाली लोगों के अलावा उन्होंने हमारी कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ी ही नहीं जिसको उन्होंने हिलाया नहीं। जी। और मैं एक एक करके उस पर आना चाहता हूँ। जी। जैसा कि हम बात कर भी रहे थे कि मेरी ये एक डिज़ायर है, उम्मीद है कि मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि आपने उनकी बुक्स ट्रांसलेट करी हैं। जी। तो जाहिर सी बात है कि उनके थॉट्स आपसे अच्छे तरीके से शायद कम ही लोग समझ पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं उनके थॉट्स के जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स स्टार्टिंग विद मैरिज पूछना चाहता हूँ, और आप मुझे संक्षिप्त में, शॉर्ट में बताएं कि किन किन टॉपिक्स पे वो क्या क्या कहते थे और क्यों।
पहली बात तो आपने थॉट्स के बारे में जो कहा, एक कमेंट उस पर कर दूं, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। ओशो जो कह रहे हैं वो उनके विचारों से उत्पन्न बात नहीं है, उनके मन का प्रोडक्शन वह नहीं है कि कोई धारणा या फिलॉसफी या नया आइडिया, वो भीतर से शून्य हो गए हैं, विचारहीन जिसको हम कहें, निर्विचार अवस्था में उनका मन फंक्शन नहीं करता। उस शून्यता में से कुछ मौलिक बातें प्रकट होती हैं। तो ये वो एक नॉर्मल थिंकर नहीं है, विचारक नहीं है, फिलॉसफर नहीं है, लेखक नहीं है, वक्ता नहीं है, भीतर से बिल्कुल शून्य हो गए वो। और ऐसा समझो कि अब अस्तित्व ही उनके माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो उनको एक विचारक की कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे, बल्कि उनके भीतर से जो आ रहा है वह बिल्कुल मौलिक है, शून्यता से आया है, सोच विचार से नहीं। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ। आपने विवाह के बारे में पूछा। ओशो ने, संक्षेप में अगर कहूँगा, ओशो की एक किताब है प्रेम और विवाह, ठीक है, उसका संक्षिप्तीकरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ओशो कहते हैं आज तक जो विवाह होता चला आया उससे उम्मीद की जा रही थी कि बड़े बुजुर्ग, पंडित पुरोहित, ज्योतिषी ये मिलजुल के तय करेंगे विवाह, किसका किससे विवाह होना चाहिए, कुंडली देख के, जन्म पत्री देख के, धन पैसा जमीन जायदाद देख के, शक्ल सूरत देख के। जिनका विवाह हो रहा है उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, वो इसमें शामिल ही नहीं है निर्णय में, उनका विवाह कर दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि इनसे एक प्रेमपूर्ण परिवार बनेगा। यह बिल्कुल असंभव है। ओशो कहते हैं प्रेम पहले होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्राथमिक, अन्य सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। कि कितना पैसा है, कि कितनी नौकरी है, कि शक्ल सूरत कैसी है, कि मकान कितना बड़ा है, ये सेकेंडरी बातें हैं। पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, ठीक है। प्रेम प्रथम होना चाहिए, बाकी बातें नंबर 2 हैं। उनकी भी इम्पॉर्टेंस है लेकिन नंबर 2 है। अगर प्रेम है तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, एक प्रेमपूर्ण परिवार बस सकेगा। तो ओशो ने एक उदाहरण दिया कि जैसे बैलगाड़ी में बैल आगे जोतते हैं, बैल चलते हैं तो गाड़ी अपने आप पीछे चलती है। अगर हम इसका उल्टा करें, बैलगाड़ी के पीछे बैलों को जोतें और फिर हम कोशिश करें कि अभी बैलगाड़ी चले, तो ये नहीं चलेगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो प्रेम पहले हो, विवाह उसके पीछे से आए तो बहुत सुंदर और स्वाभाविक होगा, सहज होगा। और हमने कोशिश की कि विवाह पहले कर दें फिर इनमें प्रेम पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। 1-2% हो जाएगा, वो एक्सेप्शन होंगे, लेकिन एज ए रूल प्रेम पैदा नहीं हो सकता। और यही कारण है कि सारी दुनिया में हम देखते हैं दाम्पत्य जीवन इतना दुखी है। हम फोर्स कर रहे हैं कि तुम प्रेम करो, और ऐसा आर्डर नहीं दिया जा सकता कि प्रेम करो, है ना। प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो प्रेम प्रथम रखा जाए, विवाह नंबर 2 पर हो, ऐसा ओशो का कहना। मेरी तो रिसर्च नहीं कहती और ओशो के कोट्स भी ये नहीं कहते। और मैं उनके कोट, आई एम कोटिंग हिम, आई वुड लाइक मैरिज टू डिसअपीयर कंप्लीटली फ्रॉम द वर्ल्ड। एक बड़ी वायरल क्लिप है सोशल मीडिया पे, उसमें वो बोलते हैं अपने शब्दों से, एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन शुड गेट अ डाइवोर्स, देयर इज नो सच थिंग अदर देन अ हैंड-पेक्ड हस्बैंड। यस, द वाइफ विल टॉर्चर द हस्बैंड इवन आफ्टर हिज डेथ। 99% यह बात सही है। नॉट पुटिंग मैरिज नंबर 2, ही वाज पुटिंग मैरिज ऑन 0। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार की शादी दुनिया में प्रचलित है, नेचुरली इसके वो सख्त खिलाफ है। यह नहीं होना चाहिए। यही सारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप शोध कार्य कर लीजिए, समाज में सबसे बड़ा दुख का कारण विवाह ही है। तो ओशो इस विवाह के खिलाफ हैं, लेकिन जिसको वो कहते हैं सच्चा प्रेम, सच्चा विवाह है, उसके वो पक्ष में है। अगर 2 व्यक्ति आपस में प्रेम में हैं और वो संग साथ रहना चाहते हैं, अपना जीवन बिताना चाहते हैं, इसको वो कहते हैं रियल मैरिज। तो ही इज इन फेवर ऑफ रियल मैरिज, बट नॉट लीगल मैरिज। देख, इसका लीगल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो प्रेम की बात है। इसमें विवाह कानून का बंधन, समाज का बंधन, नैतिकता का बंधन नहीं आएगा। Do you know why you are stuck in the same loop that you were stuck in 5 years ago? जो गलतियां हम तब करते थे वही गलतियां आज हो रही हैं, वही गलतियां 5 साल के बाद होंगी। The best advice that I have ever been imparted, जो किसी सेल्फ हेल्प बुक में मुझे नहीं थी, वो ये थी कि उस लूप को पकड़ो। That is why we have created the loop test. We have given it for free to everybody. If you want to really improve, if you are feeling stuck, if you want to achieve your potential, the loop test is brutally honest. It will not sugarcoat anything. The link is in the description. Go ahead, take the loop test, find out where you're stuck, and then break it. Again, I'm quoting him, and I don't want to put you on a spot, but just I want to be very clear about his thoughts on marriage. And जितना मैंने देखा और पढ़ा, he said no, N-O, to marriage. देखिए, मैं भी आपको कोट कर रहा हूँ ओशो को ही। ओशो की किताब है प्रेम और विवाह है, कृपया आप उसको पढ़ लीजिए।
भारत में उन्होंने जो प्रवचन दिए वो अलग हैं, और पश्चिम में जाके उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं वो अलग हैं। 6 महीने वो वर्ल्ड टूर पर रहे, वहाँ पे मैरिज की संस्था लगभग नष्ट हो ही चुकी है, और रियल मैरिज कहीं देखने में नहीं आ रही, और वो फॉल्स मैरिज जो कैद खाना खड़ा कर देती है परिवार का, वही दिखाई दे रही। सब लोग त्रस्त हैं, तलाक लेने के लिए आतुर हैं, और हर 3-4 साल में तलाक हो जाता है पश्चिमी मुल्कों में। वहाँ ओशो कह रहे हैं नो टू मैरिज, है ना। कि भारत में जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं वो अलग प्रकार के हैं। एक पूरा और पश्चिम का आप भेद समझिएगा। तो आप जो कोट कर रहे हैं वो ओशो ने पश्चिमी देशों में जाके जो कहा है, वहाँ की परिस्थिति देख के कोई भी स्टेटमेंट जो है वो परिस्थिति के मुताबिक होगा। अब देखिए, इन्हीं के आई वुड लाइक मैरिज टू डिसअपीयर कंप्लीटली फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड विद मैरिज डाइवोर्स विल डिसअपीयर, with marriage prostitution will disappear, of course, with marriage most of the works of the priest will disappear. इन सब लोगों का काम मैरिज से ही रिलेटेड है, उसी के बाई प्रोडक्ट हैं। जब शादी होती है तो तलाक होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं। जब शादी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आदमी वैश्याओं के पास जाता है ना। और जब शादी में आदमी दुखी होता है तब प्रीस्टहुड प्रोमिनेंट हो जाती है, जब चर्च और मंदिर और साधु महात्मा कहेंगे कि हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। दुख दिया किसने? उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड संस्थान है। एक म्यूचुअल खेल चल रहा है, पहले शादी करो, दुखी हो जाओ, फिर हमारे पास आना, हम तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता बताएंगे, आवागमन से मुक्ति का मार्ग बताएंगे। ये आवागमन से मुक्ति का मार्ग की बात पूछ कौन रहा है? ये दुखियारा आदमी पूछ रहा है। अगर लोग प्रेमपूर्ण और स्वतंत्रतापूर्ण ढंग से जी रहे हों तो सब लोग प्रसन्न होंगे। कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे आवागमन से मुक्त होना है। इनफैक्ट मतलब हाँ, लोग कहेंगे मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ मजे से। ओशो का कहना था मैरिज इज इंटीमेट एनिमिटी, मतलब दो दुश्मन साथ में रहते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए मैं शादीशुदा हूँ और जहाँ तक मेरे को पता है आप भी शादीशुदा हैं जी, तो थोड़ा एक्सट्रीम या गलत व्यू नहीं है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 99% लोगों पे यह बात लागू होती है। एक छत के नीचे रह रहे हैं दो लोग और एक दूसरे से लगातार दुश्मनी निभा रहे हैं, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को कंडेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही एकमात्र उनका काम है जी, है ना। आपने मेरी मैरिज की बात कही, मैं अपनी मैरिज को इस मैरिज की कैटेगरी में नहीं गिनूंगा जैसा कि सामान्य लोग मैरिज करते हैं, है ना। हम प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण दो लोग हैं। वी आर लिविंग ऑन द लेवल ऑफ फ्रेंडलीनेस, है ना। पति पत्नी का संबंध नहीं, ये मित्रता का संबंध है कि हम एक दूसरे के सुख में आनंद में कैसे सहयोगी हो सकें, हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल अलग हो गई। एक स्वतंत्रतापूर्ण माहौल, है ना, फ्री माइंड, और ये मेडिटेशन से संबंध है। सच पूछो तो मेडिटेशन के बिना प्रेम हो नहीं सकता। और जो भी प्रेम कर रहे हैं तथाकथित प्रेम, है ना, वो भी अंत में एक दिन दुख में पहुंच जाएगा। अच्छा, प्रेम और मैरिज से एक आपने कहा कि उनकी कमेंट्री के अलावा उनकी सजेशंस भी थे, सॉल्यूशंस भी थे जी। इनकी एक सॉल्यूशन है ओपन वीकेंड विल स्ट्रेंथन मैरिज। और अगेन एक कोट है उनका, इफ एवरी मैरिज हैज द वीकेंड फ्री it will cement your relationship more strongly because your marriage is not disturbing your freedom because your wife understands the need for variety. Yes. He is promoting promiscuity. देखिए, मनुष्य जैसा है प्रकृति ने बनाया है ना। ओशो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, प्रकृति ने ऐसा बनाया है। अगर आप ईश्वर का नाम लेना चाहते हो तो ईश्वर ने हमको ये प्रकृति दी है अपने आप, है ना, कि एक व्यक्ति कई लोगों से प्रेमपूर्ण होना चाहता है, कई लोगों का मित्र होना चाहता है, वह चाहे स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, दोनों के मन में वह बात है। जब हम इसके खिलाफ जाते हैं और हम एक कैद खाना बनाते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर रहने से बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ से दुश्मनी खड़ी होती है। अच्छा चलिए, प्रेम को छोड़िए, विवाह को छोड़िए। आपको अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट भिंडी की सब्जी, तो आप कितने दिन भिंडी की सब्जी खाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। 7वें दिन आप उठा के थाली फेंक देंगे कि नहीं खाना भिंडी। यद्यपि आपको भिंडी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन एक लिमिट है। अगर वैरायटी होगी, कभी कुछ दूसरी चीज़ खाएंगे, कभी पंजाबी डिश खाई, कभी गुजराती खाना खाया, कभी इटालियन डिश खाई, फिर आप वापस भिंडी खाएंगे तो भिंडी भी बहुत अच्छी लगेगी, वो आपको अच्छी लगती थी। रेकमेंड करेंगे ये ओपन मैरिज वीकेंड्स पे? आने वाले समय में अवश्य ऐसा हो सकता है। पश्चिम में ऐसा ऑलरेडी होने लगा है। ये जो सेंटेंस आप कोट कर रहे हैं, ये भी ओशो ने अमेरिका में दिया है, भारत में नहीं दिया है। यहाँ की परिस्थिति अलग है। तो परिस्थिति देख के, मैं एक डॉक्टर हूँ, मरीज को देख के दवाई बताई जाती है ना। मरीज चेंज हो जाएगा, दूसरा पेशेंट आएगा, उसके लिए हो सकता है दूसरी दवाई हो। एक मरीज से कहा कि खूब अच्छे से खाना खाओ, घी तेल खाओ, वजन बढ़ाओ, और दूसरे से कहा कि भोजन में कमी करो, मेहनत ज़्यादा करो। Right. ये 2 अलग अलग मरीज, इनकी सिचुएशन अलग अलग है। Right. तो भारत में ओशो जो
जो कहा है वह काफ़ी डिफरेंट है, और पश्चिम में उन्होंने जो कहा है या पश्चिमी लोगों के उत्तर देते हुए भारत में कहा है वो काफ़ी अलग है। तो ये डिवीज़न भी हमको ख्याल में रखना चाहिए। अब वो मोटे आदमी के लिए जो इलाज बताया था, अगर वो दुबले आदमी करने लगेगा तो मर जाएगा, या दुबले आदमी को जो इंस्ट्रक्शन दिया था डॉक्टर ने वो मोटा आदमी लागू कर ले अपने जीवन में तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो किसके लिए क्या उचित है? इस चैनल पे एक एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग। मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है। मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो। और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस। इट रियली मैटर्स टू अस विद वन क्लिक ऑफ योर्स। It will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है। देखिए, हम हमारे दर्शक चाहे रहते तो भारत में हैं, बट हम वेस्टर्नाइज्ड हैं कुछ हद तक जी। अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, ओशो की सेक्स एंड सुपर कॉन्शियसनेस जानते हैं, तो हमारे लिए तो वही लागू होगा जो उन्होंने वेस्ट में बोला था क्योंकि हम उसी सोसाइटी के पार्ट हैं। वी लिव इन दैट सोसाइटी। आप रह जरूर रहे हैं, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका जो क्रिएशन हुआ है वो समाज के, परिवार के, आसपास के माहौल से, वो बचपन में जब आप 3 साल के थे तब क्रिएट हो चुका। इसके बाद आप पढ़े लिखे जी, है ना, वो पढ़ाई लिखाई सब बहुत सुपरफिशियल है, और अंदर डीप कंडीशनिंग सबकॉन्शियस माइंड की है, वो जो कि परिवार से, समाज से, आसपास से देख के प्राइमरी स्कूल में जो बन चुकी थी, उसके बाद उसमें कोई विकास नहीं हुआ। ऊपर ऊपर से हम ज्ञानी हो गए, है ना। अभी थोड़े दिन पहले कोई मुझसे पूछ रहा था कि कोई डॉक्टरों ने मिलकर एक बम विस्फोट किया सांप्रदायिक रूप से, इतने पढ़े लिखे आदमी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वही 3-4 साल में उनका कट्टरपंथी दिमाग बन चुका था, ठीक है। इसके बाद वो पढ़ाई लिखाई किए, डॉक्टर बन गए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, ऊंची ऊंची डिग्री हासिल कर ली। ये सब सुपरफिशियल है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब असली आदमी प्रकट होगा उनके भीतर का, वो कट्टरपंथी आ जाएगा सामने, है ना, वो बम विस्फोट करेगा, और डॉक्टरी नॉलेज का भी वो उपयोग कर लेगा। साइंस उसने पढ़ ली कि विस्फोटक सामग्री कैसे बनाए, ये वो खोज लेगा, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है ना वो मौजूद है अभी। तो इसलिए हमारे भीतर एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट। हम भारत में रह रहे हैं, हमारी कंडीशनिंग बचपन में हो चुकी जो हमारे बस में नहीं था, हमको उस समय कुछ पता ही नहीं था, तो वो कंडीशनिंग हमारी हो चुकी। बड़े होके हमने वेस्टर्न स्टाइल से जीना सीख लिया, हमारी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर ली, अंग्रेजी बोलने लगे, सीखने, अंग्रेजी फिल्में देखने लगे, अंग्रेजी साहित्य पढ़ लिया। अब हमारे बीच एक द्वंद्व है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो भीतर से गिल्ट फीलिंग आएगी, अपराध बोध होगा, और उसको फॉलो करते हैं तो हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, सब कुछ नीरस हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस इंस्टीट्यूशन को, वेस्टर्न मेंटल हेल्थ को, वेस्टर्न मैरिज को ओशो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, is the exact reason why it is so bad? Children of broken marriages turn out to be psychopaths, sociopaths. आप डॉक्टर हैं, कंडीशनिंग की बात हमने करी, हम भारत में हैं, और कुछ हद तक उसी सोसाइटी को, उसी इंस्टीट्यूशन को, जिसको ओशो बहुत नेगेटिव तरीके से लेते थे और उसको रिजेक्ट ही करते थे मोर और लेस, तो उसी मैरिज ने हमारे को बनाया है हेल्दी इंडिविजुअल्स। अगर हमारे पेरेंट्स के ओपन वीकेंड्स होते तो क्या हम ऐसे होते जैसे हम हैं? देखिए, ओशो ने दूसरे सुझाव भी दिए हैं, आप केवल एक बात को मत पकड़िए, है ना। उदाहरण के लिए, अगर एक सोसाइटी में एक जहाँ रह रहे हैं 150 फैमिली रह रही हैं, सबके पास कमरे हैं, ओशो कह रहे हैं कि बच्चों को एक हफ्ते घर में रहना चाहिए। 52 अगर घर हैं तो साल भर के बाद दोबारा उसका इस घर में आने का नंबर मिलेगा। तो कि माता पिता जो कंडीशनिंग कर रहे थे जिससे कट्टरवादिता पैदा होती है, वो पैदा ना हो सके। आज वो एक जैन घर में रह रहा है, अगले हफ्ते वो एक मुस्लिम घर में रहेगा, तीसरे हफ्ते किसी सिख घर में रहेगा। बहुत से अंकल आंटीज होंगे जिसका प्रेम उसको मिलेगा, लेकिन सॉलिड कंडीशनिंग कहीं से नहीं बनेगी। ऐसा व्यक्ति बहुतों को प्रेम कर सकेगा, बहुतों का एक्सपोजर हुआ, है ना, तब सलूशन इस बात का मिल जाएगा कि दुनिया में स्वस्थ मानसिकता वाले बच्चे भी हो सकेंगे। वो सबके प्रति एक्सपोज हुए, उनको सबके बारे में पता है कि इनके घर में ऐसा रिवाज है, इनके घर में ऐसा रिवाज है, ये लोग इसको ठीक मानते हैं, इसको, उसके भीतर एक फिक्स धारणा नहीं बनेगी कि ये ठीक है, ये गलत है। पर कुछ चीज़ों की फिक्स धारणा बननी चाहिए नहीं?
नहीं बनना चाहिए। जब वो बड़ा होगा वो अपने विवेक से सोचे विचारे, उसकी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं देनी है, बच्चों को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी का मर्डर नहीं करना है, रेप नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसी चीजें हैं ये तो हजारों साल से सिखाया जा रहा है। रेप तो बंद नहीं हुआ, मर्डर भी बंद नहीं हुआ, युद्ध भी बंद नहीं हुए, करोड़ों लोग मारे जाते हैं। अगर आप सिखाना बंद करेंगे तो बढ़ेगा या कम होगा? जी नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ चूंकि प्रेम सिखाया जाता है, दया करो, करुणा करो, सहानुभूति करो, ब्रदरहुड होना चाहिए, चूंकि ये सिखाया जाता है और जो भी सिखाया जाता है वह झूठ हो जाता है। इट इज जस्ट एक्टिंग। और जो प्राकृतिक है, जो हमको किसी ने नहीं सिखाया था कि क्रोध करो, घृणा करो, हिंसा करो, ये हमारे भीतर नेचुरल है। इट इज ऑथेंटिक। प्रकृति ने जैसा दिया था शुद्ध अपने रूप में मौजूद है। घृणा और प्रेम हमारा पूरा का पूरा झूठा है, औपचारिक, जस्ट एटिकेट्स एंड मैनर्स। तो इसलिए प्रेम हमेशा हार जाता है, घृणा जीत जाती है। अहिंसा हमारी हार जाती, कितना ही कहते रहो अहिंसा परमो धर्मा, वो कभी नहीं जीतने वाली। हिंसा हमारी प्राकृतिक है, जो किसी ने नहीं सिखाई थी, प्रकृति ने हमको दी थी, वो हमारे रग रग में बसी हुई है। जब हमारे भीतर क्रोध आता है हम आग बबूला हो जाते हैं और हम वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। और प्रेम और भाईचारा की बातें, शांति की बातें सिखाई गई थी, इसलिए वो झूठी हैं। उसकी जड़ जमीन में नहीं है, वो ऊपर ऊपर से दिख रहा है प्लास्टिक का फूल, बकवास है वो, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की बातें सिखाई जाएं। और हम देख तो चुके, पिछले 10,000 साल का इतिहास तो दुनिया में ज्ञात है। कब से सिखाया जा रहा प्रेम और भाईचारा और शांति होनी चाहिए? कब हुई शांति? आज तक तो नहीं हुई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता दुनिया में जिस दिन युद्ध ना हो रहा हो। ये कौन लोग हैं? इन सबको तो प्रेम सिखाया गया था, क्यों नहीं करते प्रेम? प्रेम झूठा हो गया सिखाने की वजह से, वो एक्टिंग हो गया, अभिनय हो गया, औपचारिक। हम आपस में मिले, हमने हाथ मिलाए, नमस्कार की, ये एटिकेट्स मैनर्स है, ये हमारी व्यक्तित्व नहीं है। इस लॉजिक से तो एक बात बताइए ना, अब मैं वैक्सीनेशन ले लेता हूँ और उसके बाद भी बीमारी है, तो क्या मैं मेडिकल साइंस बंद कर दूँ, अस्पताल बंद कर दूँ? आप तो डॉक्टर हैं। देखिए, अगर मेरी बात आप सहानुभूति पूर्वक सुने, मनुष्य जाति का पूरा इतिहास, किसी एक देश का नहीं, किसी भी देश का, किसी भी जाति का आप इतिहास उठा के पढ़ा लीजिए, हर पेज पर युद्ध 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 युद्ध। और हर देश में, हर जाति में बड़े बड़े महापुरुष हुए, अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, ईश्वर के अवतरण हुए, ईश्वर के पुत्र हुए, पैगंबर हुए, सबने शांति का संदेश दिया। उसका इफेक्ट कहाँ है भाई? आज तक तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं है इफेक्ट? हम यहाँ हैं इस वजह से कि दोनों चीज़ें हुई हैं। अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो यहाँ कहीं पे पॉडकास्ट भी हो रही है ना। तो हम वी आर एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ ह्यूमन नेचर। अब मैं कंडीशनिंग पे आता हूँ जो हमने डिस्कस करा, क्योंकि बड़ा कनेक्टेड सा है क्वेश्चन, और वही बात हमारी आगे बढ़ जाएगी। आपने कहा कि इंसान के अंदर कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं। आप डॉक्टर हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हमारे लिम्बिक ब्रेन से निकलते ज़्यादातर। अगर हम ब्रेन की बात करें, प्राइमोर्डियल ब्रेन है, उसके ऊपर एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जहाँ पर सारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एडवांस थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। मेरी इंस्टिंक्ट बोलती है क्रोध, मेरी इंस्टिंक्ट बोलती है सेक्स, मेरी इंस्टिंक्ट बोलती है, जो फ्रॉइड बोलते हैं एसेंशियली, मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलता है रुक जा, ये नहीं करना है। मेरी अंदर की अंतरात्मा बोलती है ये नहीं करना है क्योंकि ये गलत है। अगर मेरी इंस्टिंक्ट्स को मैं खुला छोड़ दूंगा तो क्या वो अच्छा होगा या बुरा होगा? क्योंकि मुझे इन बातों से यही एक सेंस आ रही है कि आपका कहने का मतलब है जो नेचुरल है वो करेक्ट है। मैं ये नहीं मानता। करेक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो है ऑथेंटिक, कहा मैंने, करेक्ट नहीं कहा। वो ऑथेंटिक, उसकी जड़ें हमारे भीतर हैं, है ना, वो असली पेड़ है वो। अग्रीड। ह्यूमन नेचर में एनिमल इंस्टिंक्ट हैं, बट वो एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे फायदे के नहीं, इसलिए उनको सप्रेस करना पड़ता है। तो उसका उपाय ओशो ने बताया है कि सप्रेशन उपाय नहीं है। आज तक हमेशा सप्रेशन सिखाया गया है कि क्रोध को दबा लो, ऊपर ऊपर से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो, है ना, और फिर समय आए तो चाकू मार देना, फिर बम फोड़ देना। यही सिखाया गया। सप्रेशन में यही होगा। सप्रेशन इज नॉट द आंसर, करेक्ट। सप्रेशन इज नॉट द आंसर, है ना। सिगमंड फ्राइड ने भी ये बात भली भांति सिद्ध कर दी कि अधिकांश मानसिक बीमारियां सेक्स सप्रेशन की वजह से हो रही हैं। 99% लोग पागल हो रहे हैं उसकी वजह से, इतने सारे अपराधी हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं। तो सप्रेशन इज नॉट द वे। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि क्या प्रकृति ने जो दिया है लिम्बिक ब्रेन में हम उसको एक्सप्रेस करें, नो, दैट इज आल्सो नॉट द वे। मुझे किसी पर क्रोध आ रहा है, अगर मैं उसकी मारपीट कर दूं तो भाई वो भी तो मेरी मारपीट करेगा, वो भी हिंसक हो जाएगा, फिर मैं रिएक्ट करूंगा, फिर वो रिएक्ट करेगा। ये सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा? कहीं कोर्ट कचहरी में जाके ख़त्म होगा।
ये सलूशन तो ये भी नहीं हुआ। तो ओशो क्या कह रहे हैं, अब गौर से सुनिएगा, नाइदर सप्रेशन नार एक्सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। वो जो नेचुरल फोर्स है हमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रूपांतरण करना है। एक उदाहरण से मैं समझा दूं, फिर उसकी विधि भी बता दूं ओशो ने जो बताई है। जैसे एक नदी है, उसमें तेज बाढ़ आ जाती है और तबाही मच जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, जनधन की हानि हो जाती है। अब नदी का क्या करें, नेचुरल है नदी, पानी बरसेगा तो पानी बहेगा भी, नदी भी बनेगी, है ना, बाढ़ भी आएगी, लैंडस्लाइड भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम एक बांध बना दें और वो जो विशाल जल भंडार पीछे इकट्ठा हो गया है, हम इसका उपयोग कर लें, हम इसमें से नहर खोदते हैं, दूर दूर खेतों तक ले जाएं, फसल पैदा करें, बिजली पैदा करें, तो यही नदी जो नुकसान पहुंचाती थी अब गांव को रोशनी पहुंचाएगी, अच्छी फसल पैदा होगी, संपन्नता आएगी। पानी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ओशो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो जो पानी बाढ़ नुकसान पहुंचाती थी, अब वो बिजली बन के हमारी सेविका हो गई। अब वो फसल पैदा करके हमको फ़ायदा पहुंचा रही है। पानी वही का वही है ना, थोड़ी सी ट्रिक। ठीक ऐसे ही ओशो ने विधियां बनाई हैं ध्यान की। उन ध्यान के द्वारा हम अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट की एनर्जी को, याद रखिए इट इज़ एनर्जी, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से हवा में कंपन पैदा हो रहे हैं, हवा के कंपन इसने पकड़ लिए, वहाँ पे मैग्नेटिक कंपन हुआ, उससे बिजली पैदा हो गई, इस तार से बिजली चली गई, आवाज़ नहीं गई, बिजली गई, ठीक है। बिजली फिर स्पीकर में पहुँची, वहाँ उसने फिर मैग्नेट को कपा दिया, वहाँ से फिर ध्वनि पैदा हो गई। बिजली ध्वनि में बदली जा सकती है, बिजली रोशनी में बदली जा सकती है, बिजली रेडिएशन में बदली जा सकती है, बिजली एक्सरे में बदली जा सकती है, बिजली से गर्मी पैदा हो सकती है, बिजली से फ्रिज में ठंडक पैदा हो सकती है। एक ही ऊर्जा कई फॉर्म ले सकती है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जीवन ऊर्जा है, द मिस्टीरियस लाइफ एनर्जी, है ना, उसका प्रकट होने का एक ढंग सेक्स है, उसी के प्रकट होने का एक ढंग क्रोध है, उसी के प्रकट होने का एक दिन भय है, घृणा है, नफरत है। ये सब उसी के रूप हैं। याद रखिएगा प्रेम भी उसी का रूप है, लेकिन उसके लिए हमें योग के अनुसार, जैसे वे कहते हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र, वहाँ से अपनी ऊर्जा उठाकर हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर लानी होगी। तब हमारे जीवन में प्रेम पैदा होगा, करुणा पैदा होगी। वही ऊर्जा जब हमारे विशुद्ध चक्र पर, या योग की भाषा के शब्द हैं, कंठ चक्र पे आएगी, तो हमारे भीतर क्रिएटिविटी पैदा होगी। हम बहुत रचनात्मक और सृजनात्मक हो जाएंगे, दुनिया में बहुत कुछ हम नया आविष्कार कर सकेंगे। वही ऊर्जा जब और ऊपर आएगी आज्ञा चक्र पर, तब हम ध्यानस्थ हो सकेंगे, अपने भीतर डूब सकेंगे, आत्मानंद ले सकेंगे, परम शांति को जान सकेंगे। और वही ऊर्जा जब सहस्त्रार पर सबसे ऊंचे जगह पहुंच जाएगी, तब हम समाधि में डूब सकेंगे, परमात्मा को जान सकेंगे, परमानंद को जान सकेंगे। ऊर्जा वही है। सो फ्रॉम ABC से XYZ तक उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो ओशो ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रकृति ने दिया तुम उसको स्वीकार कर लो, कि तुम वहीं तक रह जाओ। अगर हमने वैसा किया तो हम तो पशुवत हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो पशु भी नहीं होना है और झूठा इंसान भी नहीं बनना है। समाज ने, सभ्यता ने, संस्कृति ने आज तक जो सिखाया है, उन्होंने एक फाल्स ह्यूमन बीइंग खड़ा कर दिया, जो ऊपर ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सब सुसंस्कृत, और जब भी मौका आता है अचानक यही आदमी दंगा फसाद करने लगता है, यही आगजनी करने लगता है, युद्ध करने लगता है। उसके भीतर सारा पशु मौजूद है, जानवर मौजूद है, बस थोड़े मौके की बात है, वो प्रकट हो जाएगा। तो कैसे यह पाश्विकता दिव्यता में बदले? तो एक है 3, अगर हम इसके स्तर कर लें, एक है पाश्विकता, बिल्कुल एनिमल की तरह प्राकृतिक, उनके पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है जानवरों के पास, है ना, ये केवल मनुष्य जाति में विकसित हुआ। तो प्रकृति ने उनको जैसा बनाया वो वैसे जी रहे हैं। उनके अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, जैसा हमारे भीतर है ना। हम क्रोध करेंगे तो पछताएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हम दुखी होंगे कि कर नहीं पाए, मज़ा नहीं आया। पशुओं के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जब उनको क्रोध आता है तो क्रोध कर लेते हैं, जब सेक्स की भावना आती है तो सेक्स कर लेते हैं, जो भी आता है वो कर लेते हैं, फिनिश्ड, है ना। लेकिन हमारे पास मस्तिष्क में विकास हुआ है, सभ्यता संस्कृति का 10,000 साल में विकास हुआ है। हमारे अंदर 2 बातें हैं, और जो दोनों आपस में एक दूसरे की विरोधी हैं। एक जो हमें फोर्स कर रही है कि करो, और दूसरी मना कर रही है कि नहीं करो। तो इससे निकलने का उपाय ओशो ने जो बताया है, उन्होंने ध्यान की बहुत सी विधियां बनाई। एक विशेष विधि का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसको कहते हैं मूलबंध ध्यान। वो जो मूलाधार चक्र है, जहाँ से सेक्स एनर्जी पैदा होती है, उस पे बंध लग जाए, बांध बन जाए, वहाँ से ऊर्जा का
मूलबंध, और हम श्वास की एक विशेष पद्धति के द्वारा उस एनर्जी को ऊपर की तरफ लाएं। एक 15-20 मिनट लगते हैं इसमें। बिल्कुल सिंपल सी सांस की विधि है। जोर से सांस छोड़ना है, पेट भीतर पिचक जाए, तो जहाँ वो पिचक जाएगा वहाँ से ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ सहस्त्रार की तरफ आएगी। हम पाएंगे थोड़े दिनों में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। वो जो पार्श्विक वृत्तियाँ थीं वो विदा हो गईं और एक सहज ब्रह्मचर्य घटित होगा। ओशो इसके पक्ष में है। जो अगेन आप डॉक्टर हैं जी, मेडिकल साइंस में कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसी कोई मिस्टीरियस लाइफ एनर्जी होती है या कोई ऐसे चक्रास होते हैं। उन्होंने इस दिशा में खोज ही नहीं की। ये फिजिकल बॉडी में नहीं है, ये एस्ट्रल बॉडी में है। योग के अनुसार हमारे 7 चक्र हैं और उससे संबंधित 7 शरीर हैं, एक के पीछे एक हमारी फिजिकल बॉडी है। तो मेडिकल साइंस इज लिमिटेड ओनली टू द फिजिकल बॉडी। इसके आगे खोजबीन नहीं गई है, लेकिन इसके पीछे हमारा भाव शरीर भी है। हम माने या ना माने, हमको पता है भावनाओं का, है ना। आपको पता है भावना का, क्रोध भी एक भावना है, प्रेम भी एक भावना है, करुणा भी एक भावना है। ब्रेन से निकलती है, ब्रेन में खत्म हो जाती है। कहाँ मेडिकल साइंस में तो कोई प्रूफ नहीं है। किसी का पोस्टमार्टम करके आप बता सकते हैं कि इनके हृदय में प्रेम था? नहीं मिलता। तो इट इज़ नॉट समथिंग सॉलिड, इट इज़ नॉट फिजिकल, है ना। ये भावना है। वह व्यक्ति प्रेमपूर्ण था, हमको पता है, वो भी जानता है, लेकिन इसको सिद्ध नहीं कर सकते किसी कोर्ट कचहरी में। कोई मेडिकल एविडेंस, किसी लेबोरेटरी में इसका टेस्ट नहीं हो सकता कि आदमी प्रेमपूर्ण है कि नहीं है। बिल्कुल, मतलब आई एग्री, बट किसी जानवर का पोस्टमार्टम करके ये थोड़ी पता चलेगा इसमें इंस्टिंक्ट थे। वो तो ब्रेन में है, वो मैनिफेस्ट करता है जब शरीर जिंदा होता है, जैसे कि हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट करते हैं लव के, क्रोध के। देखिए, साइंस, मेडिकल साइंस अगर और बढ़ेगी आगे तो निश्चित रूप से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएंगे, ऐसे इक्विपमेंट्स बन जाएंगे जहां हम भावनाओं की जांच कर सकें, है ना। और आगे बढ़े तो एक तीसरे तल पे हम पहुंचेंगे जहां विचारों की भी जांच हो सके। जरूर। आज EEG होने लगा, ठीक है, उससे क्लियर तो पता नहीं चलता विचारों के बारे में, केवल इलेक्ट्रिक वेव्स हैं। लेकिन भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बनेंगे और सूक्ष्म, कि उस व्यक्ति के विचारों को भी हम जान सकें। इसके आगे फिर और भी कुछ है अध्यात्म के हिसाब से। तो हमारा एक फिजिकल बॉडी है, वो बॉडी नाम देते हैं आप, चाहे मत कहो, है ना। एक भाव शरीर है हमारा। इसके बाद एक मनो शरीर है, मनोमय कोश, विचारों से वह बना है। वो फिजिकल ऑर्गन से नहीं बना, लिवर, किडनी, हड्डियां उसमें नहीं है, वो है विचारों से बना है। तो भाव शरीर भावनाओं से बना है, विचार शरीर विचारों से बना है, मनोमय कोश। उसके बाद एक और शरीर जिसको वो कहते हैं साक्षी चेतना, जानने वाला, इन सबको जो जानने वाला है। वैज्ञानिक इस तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की खोज करते हैं। जो आपके सामने है, दैट इज ऑब्जेक्ट, है ना। उन्होंने सब्जेक्टिविटी की खोज ही नहीं की। यह ध्यान का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो ध्यानी जानता है कि भीतर मैं हूँ, इस तन, मन, हृदय, इस सबके परे भी मैं हूँ। मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूँ, कॉन्शसनेस हूँ। विज्ञान इसकी खोज नहीं कर सकता। चाहे जो भी ज्ञानी हो, जब शरीर खत्म हो जाता है तो वो कुछ नहीं जानता है। द बॉडी इज डेड, देयर इज नथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी थोड़े से ध्यान के प्रयोग किए हैं वो भली भांति जानता है। ध्यान में हम क्या करते हैं, अपने शरीर को मृतवत छोड़ देते हैं, इसको शवासन कहते हैं ना। लगभग मरे जैसे हो गए, सांस बिल्कुल धीमी चल रही, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई, और धीरे धीरे अचानक एक दिन ऐसी घटना घटती, हम देखते हैं अरे शरीर वो पड़ा है और मैं तो इसको जानने वाला हूँ। तो फिर सवाल उठता है मैं कौन हूँ। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं जी, है ना। तब पता चलता है कि मैं कोई और हूँ। और तब ये भी पता चल जाता है कि जिस दिन ये शरीर मृत्यु में जाएगा, सचमुच में मरेगा। अभी तो हमने जानबूझ के इसको मृत जैसा छोड़ा है। जिस दिन ये सचमुच में मरेगा उस दिन भी मैं नहीं मरूंगा। मेरी चेतना, मेरी आत्मा अमर है, अविनाशी है, ना वो कभी जन्मी ना वो कभी मरेगी। ये विज्ञान की खोज में नहीं आएगा। ये सब्जेक्टिव सर्च है। विज्ञान करता है ऑब्जेक्टिव सर्च। दूरबीन से दूर के गैलेक्सी को देख सकता है, माइक्रोस्कोप से वो बहुत सूक्ष्म वायरस को देख सकता है, अणु परमाणु को देख सकता है, लेकिन खुद को नहीं देख सकता। सब्जेक्टिव खोज जो है ना, दैट इज पार्ट ऑफ मेडिटेशन, कि मैं अपने भीतर जाऊं और स्वयं को जानूं। तो विज्ञान ने इस क्षेत्र में कदम ही नहीं बढ़ाया कभी, इसलिए वो इसके बारे में नहीं जानता। वो कहता है कि ये
जानता तो है, साइकोलॉजी जानती है, साइकेट्री जानती है। नहीं, साइकोलॉजी जो जानती है वो केवल मन के बारे में जानती है। ठीक है, मन के लेयर्स उन्होंने पता लगा लिए कि ये कॉन्शियस माइंड है। नहीं जाने जा सकते, वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट जो है दूसरे का अध्ययन कर रहा है। अगेन ही इज ऑब्जेक्टिव। उन्होंने अपने मरीजों का अध्ययन किया जिंदगी भर में सैकड़ों, उसके अनुसार उसने एक सिद्धांत निकाला कि मन ऐसा ऐसा है। हिज नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज, है ना। अपने भीतर उसने नहीं जाना, क्योंकि मन में जो विचार चल रहे हैं, जो मन की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है विचार, है ना। अगर मैं निर्विचार हो जाऊं तो मन बचा ही नहीं, जिसको कहते हैं द स्टेट ऑफ नो माइंड। अगर मैं निर्हृदय हो जाऊं तो मेरे शरीर में पंपिंग खत्म हो जाएगी। उस हृदय की बात नहीं कर रहा, जो एनाटॉमिकल हार्ट जो हृदय पंप कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं भावातीत हो सकता हूँ, ऐसा क्षण आ सकता है, आपके भीतर भी कभी आता होगा, आप अगर गौर करें। कभी ऐसा क्षण है आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, न क्रोध है न करुणा है, कुछ भी नहीं है, यू आर बियॉन्ड इमोशंस इन दोज मोमेंट्स। कभी कभी हमारा मन ऐसा शांत हो जाता है कि कोई भी विचार नहीं, ड्रीमलेस स्लीप में होता है, ना अच्छा विचार ना बुरा विचार। तो जैसा ड्रीमलेस स्लीप में होता है, समाधि में वैसा जानबूझकर होशपूर्वक हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने सुसुप्ति का और समाधि का यही भेद बताया है। समान है दोनों एक मामले में, दोनों में डीप रिलैक्सेशन है, दोनों में थॉटलेसनेस है, फीलिंगलेसनेस है, बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं हो रहा है, इंद्रियां हमारी बंद हैं। ठीक है, एक फ़र्क है छोटा सा, सुसुप्ति में हम बेहोश हैं और समाधि में हमें होश है। अब होश किसका, बाहर का तो नहीं है, इंद्रियां तो बंद हैं, विचार भाव कुछ नहीं चल रहे, तो भीतर बस अपना ही होश है। यू जस्ट नो योर सेल्फ, दिस इज सब्जेक्टिव नॉलेज, है ना। ये ध्यान में होता है, यह विज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान ने अपनी सीमा बांध ली है कि जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है वही हमारा क्षेत्र है, हम उसी की रिसर्च करेंगे। हो सकता है भविष्य में कभी विज्ञान सोचे कि हम उसकी भी तो खोज करें जो खोज कर रहा है। उस दिन जरूर कॉन्शसनेस का पता चलेगा। मेरा यही कहना है कि विज्ञान का ये मानना है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं ब्रेन के, और वो ये नहीं कह रहे कि हम इस पे जाएंगे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एपिफिनोमिना है कॉन्शियसनेस, और ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस तो है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी इसके अंदर है, वो सब्जेक्टिविटी को हम तोड़ नहीं सकते। बट जैसे लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और खाना डाइजेस्ट करता है, वैसे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, विज्ञान आप पिछले 200-300 साल की हिस्ट्री उठा के पढ़िए, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें उसके सिद्धांत नहीं बदले, आए दिन बदले, है ना। आज आप जिसको बड़ी अथॉरिटी से कह रहे हैं कि विज्ञान ऐसा कहता है, ये 4 दिन बाद बदल जाएगा अगर सब्जेक्टिविटी का पता चल गया तो, है ना। और किसी किसी मामले में पता चलने भी लगा है। उदाहरण के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब खोजबीन शुरू हुई, है ना, और खासकर क्वांटम फिजिक्स 1930 में जब आया, उसके बाद जो रिसर्च हुई, उसके बाद पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर ऑब्जर्व करो तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। वो पार्टिकल आ रहा था, यानी एनर्जी आ रही थी, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो वो पार्टिकल है, और नहीं ऑब्जर्व किया तो वो एनर्जी थी, वेव थी। वेव और पार्टिकल में भेद खत्म हो गया, वो है एक ही चीज़। एक नया वर्ड गढ़ना पड़ा, क्वांटा, है ना, समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग एक्स वी डोंट नो अबाउट इट, है ना। इफ यू ऑब्जर्व देन इट बिकम्स पार्टिकल, इफ यू डोंट ऑब्जर्व इट इज जस्ट ए वेव। अब कितनी रहस्यपूर्ण बात है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? यू आर ब्रिंगिंग कॉन्शियसनेस इन। ऑब्जर्वेशन क्या, कोई फिजिकल मैटर तो नहीं है। नहीं, जो आपने बोला हमने उसको इंटरफियर तो नहीं किया। आपने कहा वो फिजिक्स की मेजरमेंट प्रॉब्लम है। हाँ। जब हम मेजर करते हैं तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट से वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। ऐसा ही भीतर होता है, जब हम अपने विचार को ऑब्जर्व करते हैं तो विचार का फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। ये मतलब नहीं है कि कॉन्शियसनेस उस पे इम्पैक्ट कर रही है, इसका ये मतलब है वी डोंट हैव अ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर इट येट। चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप वैज्ञानिक चीज़ से तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विज्ञान ने इस क्षेत्र में कभी अनुसंधान ही नहीं किया। अगर करेगी तो वो भी यही पाएगी। जैसे हम सो रहे हैं, एक स्लीपीनेस है, बेहोशी है, और हमको सपने आ रहे हैं, ठीक है, ड्रीम्स चल रहे हैं। जैसे ही नींद खुली, सपने टूट गए। अब हम चाहें कि भी नहीं, बड़ा अच्छा सपना चल रहा था, थोड़ा सा और देख लूँ, बाकी रह गया, अब नहीं कर सकते आप, है ना, इट्स फिनिश्ड। उसके लिए एक प्रकार की बेहोशी जरूरी थी, होश में वो नहीं चल सकता। ऐसे ही धार्मिक लोग कहते हैं कि हमारी एक सुपर कॉन्शसनेस की स्टेट है, जो हमारा दैनंदिन का सामान्य अवेयरनेस, सामान्य जागरण है, हम इससे ज़्यादा जागृत हो सकते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, और तब हमारा विचार का फंक्शन भी कोलैप्स हो जाएगा। जैसे सपने कोलैप्स हो गए हमारे सुबह उठने से, ऐसे ही अगर एक और जागरण घटित हो,
हम स्वयं के प्रति जागृत हो जाएं तो हमारे विचार भाव सब कोलैप्स हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, वो बचेंगे ही नहीं। अब इसको प्रयोग करके जानना होगा, है ना। वैज्ञानिकों ने चूंकि ऐसा प्रयोग ही कभी नहीं किया, इसलिए वो इसके बारे में कोई क्लेम नहीं कर सकते, उन्हें करना भी नहीं चाहे। इफ़ दे आर रियली साइंटिस्ट, दे शुड एग्री, दे शुड एक्सेप्ट दिस इज नॉट आवर फील्ड एंड वी कैन नॉट से एनीथिंग अथॉरिटेटिवली, है ना। दूसरे के क्षेत्र के बारे में अथॉरिटी के साथ कुछ कहना ये अवैज्ञानिक है, दिस इज अनसाइंटिफिक। अच्छा, तो जैसे आपने कहा चेतना, आई वॉन्ट टू कम टू डेथ, क्योंकि अब हम सोसाइटी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनएविटेबली चले ही गए, फिलोसफी की तरफ चले ही गए, तो डेथ पे ओशो का कहना था डेथ इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेजम। These are his words. My sannyasis celebrate death too, because to me, death is not end of life, but the very crescendo of life, the very climax. It is the ultimate of life. Fear of death is equal to never tasting life. Everybody is afraid of death for the simple reason that we have not tasted of life yet. Yes. The man who knows what life is never afraid of death. He welcomes death. Yes. Do you welcome death? Of course. आपको क्या लगता है क्या होगा? संत कबीर का एक वचन कह दूं, फिर अपनी बात पे आऊँगा। जी। कबीर का वचन है, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। इंतजार कर रहा हूँ कि कब वह पूर्णानंद में विलीन हो जाऊँगा। सुपर आर्गाज्म, एक सामान्य आर्गाज्म में दो फिजिकल बॉडी मिलती हैं और थोड़ी देर के लिए भ्रम पैदा होता है कि एक हो गए, वास्तव में एक नहीं होते, फिर वो भ्रम टूट जाता है और जुदा हो जाते हैं। जिसको अल्टीमेट आर्गाज्म उसको कह रहे हैं, उसमें व्यक्ति की चेतना समष्टि में परमात्मा में लीन हो जाती है और एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सदा सदा के लिए उसके साथ एकात्म हो जाती है, जहाँ पता चलता है कि अरे मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, परम सत्य में लीन हो जाती है, परमानंद में। जैसा कबीर ने कहा कि कब मरियों कब भेंटियों पूर्ण परमानंद। कबीर साहब जीवित हैं जब तक शरीर की बाउंड्री में हैं, माना भीतर से उनको मुक्ति का एहसास हो गया, परमानंद को जान लिया, लेकिन हैं अभी भी बाउंड्री में। जैसे कोई जेल में बंद व्यक्ति है, कैदी, उसकी सूचना आ गई कि फला फला तारीख को वो छोड़ दिया जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो भीतर से महसूस कर रहा है कि मान लो मैं आज़ाद हो ही गया, लेकिन अभी हुआ नहीं है। जेल के नियम कानून जो हैं वो उस पर लागू होते हैं, लेकिन जल्दी वो समय आएगा, वो कैद के बाहर हो जाएगा और पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जब तक हम इस शरीर में हैं कुछ बंधन हैं, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमारी आती है, दवाई चाहिए, ठंड गर्मी लगती है, 25 चीज़ें हैं। इससे भी बाहर हो जाएंगे, इससे छूट जाएंगे। ध्यान में व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मैं वह चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस शरीर में हूँ, इसका भी सम्मान है, जीवन का भी पूरा सम्मान है, वो मज़े से जीवन जी रहा है, लेकिन भीतर से एक प्रतीक्षा भी है कि कब उस परम आनंद में, पूर्ण आनंद में लीन हो जाऊं, जहां कोई रूप ना हो, कोई आकार ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई ज़रूरत ना हो, किसी चीज़ की आवश्यकता ना हो। काफ़ी बोरिंग नहीं होगा वो? और एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट सुनी थी। हम इमेजिन करते हैं कि बड़ा अच्छा होगा, बट वो अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए यू नीड अ ब्रेन। अच्छा बुरा एक्सपीरियंस ब्रेन करता है, एंड व्हाट इट विल बी लाइक आफ्टर डेथ इज व्हाट इट वाज बिफोर बर्थ। इट वाज ब्लैंक, इट वाज वैक्यूम, देयर इज नो डेटा। ध्यानी जो है उसी शून्य में डूबता है, जिंदगी भर वह प्रयास करता है कि मैं कैसे शून्य हो जाऊं। यहाँ शून्य का मतलब है देह शून्यता, बॉडीलेसनेस, भाव शून्यता, विचार शून्यता, थॉटलेसनेस। तो ये इसका मजा तो उसने पहले ही ले लिया, उसको पता है कि उस शून्य में ही पूर्ण आनंद है। तो ऐसे व्यक्ति का फिर मृत्यु के खिलाफ जो डर था वो समाप्त हो जाता है और वो वेलकम करता है और उत्सव मनाता है कि चलो सौभाग्य की घड़ी आ गई। कहना है कि वो जो आनंद मिल रहा है ना, वो आनंद ब्रेन में मिल रहा है, ब्रेन के बाद वो भी नहीं मिलेगा। ब्रेन को आनंद नहीं आता, ब्रेन को केवल सुख दुख का पता चलता है। इसको अपन डिफाइन कर लें, सुख दुख क्या है। अच्छा। सुख एक ऐसी उत्तेजना है, एक्साइटमेंट, जिसको हम पसंद करते हैं कि अच्छी लगी, हमको होना चाहिए। और दुख ऐसा एक्साइटमेंट है जिसको हम ना पसंद करते हैं, हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, तो सुख दुख ब्रेन को पता चलते हैं। मान लीजिए अभी का टेम्परेचर यहाँ का अच्छा है, हाँ। तो मुझे सुखद महसूस हो रहा है, ये ब्रेन को पता चल रहा है। मेरी स्किन ने खबर दी, नर्व सिस्टम उसको वहाँ ले गया कि ठीक लग रहा है। मान लो गर्मी बढ़ गई या ठंड बढ़ गई तो स्किन खबर भेजेगी, ब्रेन को पता चलेगा कि ये ठीक नहीं है, चेंज करो इसको। तो ब्रेन में सुख दुख होते हैं। स्वादिष्ट भोजन या बेस्वाद भोजन, जीभ ने खबर पहुंचाई ब्रेन तक,
है ना, भोजन तो ब्रेन तक नहीं गया, लेकिन जीभ में जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाए ब्रेन तक, ब्रेन को पता चला कि अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। ठीक है, इट साउंड्स बोरिंग टू मी, क्योंकि आपकी तरह ही बर्टन रसेल ने एक किताब लिखी है, उसने लिखा कि जिस प्रकार के स्वर्ग की और मोक्ष की लोग चर्चा करते हैं, निर्वाण की, मैं तो सोच के ही घबरा जाता हूँ अगर वहाँ पहुँच गया जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग। जब नथिंग इज हैपनिंग, कोई अखबार भी नहीं होगा, टीवी भी नहीं होगा, चैनल भी नहीं होगा, व्हाट्सएप भी नहीं होगा, है ना, सब लोग मौन बैठे हैं अपनी अपनी शुद्ध शिलाओं पे ध्यान में, समाधि में डूबे हुए। उसने इससे ज़्यादा बोरिंग सिचुएशन में नहीं सोच सकता, इससे अच्छा तो कुछ दुखी हो जाए, कुछ कम से कम कुछ हो तो सही, बिल्कुल, है ना। तो आप भी वही कह रहे हैं, क्योंकि आप मन के तल पे जी रहे हैं, जहाँ सुख दुख घटनाएं बारी बारी से घटती हैं। कि जो ये स्पिरिचुअलिटी वाली बातें हैं टू सम एक्सटेंट, ये भी तभी होती हैं जब एक ब्रेन अलाउ करता है इन बातों को कहना, समझना और सुनना। बट चलिए एक बारी लेट अस मूव टू द ह्यूमन वर्ल्ड। अब ह्यूमन वर्ल्ड में चिल्ड्रन और पेरेंटिंग पे ओशो के कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग विचार थे, और उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेन ऑफ थॉट पूरे ही थॉट पैटर्न में दिखेगा आपको। द इंडिविजुअल इज सुप्रीम। कोई भी डॉगमा, कोई भी अथॉरिटी फिगर, कोई भी ऐसी फिलॉसफी, कोई भी कंडीशनिंग अच्छी नहीं है। स्लेवरी, all programming is slavery. The very idea of programming is creating slavery, and man has been creating slaves for thousands of years in different names. According to me, the function of the parent is not how to help the children grow. They will grow without you. Your function is to support, to nourish, to help what is already growing. Don't give direction and don't give ideals. Tell children to be free from you. अगर ऐसा है तो पेरेंटिंग का रोल क्या है? ओशो स्वयं ही इसके एक उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी चीज़ को माना नहीं, किसी की आज्ञा, किसी का आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी स्वतंत्र सोच रखी, और जो उन्हें करना था वही उन्होंने साहसपूर्वक किया। माना कि इसके लिए विरोध झेलना पड़ा, बहुत सी कठिनाइयाँ भी आईं, बहुत बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा वही किया जो वे करना चाहते थे, और उसका परिणाम आप देख सकते हैं, उनकी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई। बट ही वाज एन एक्सेप्शन। नहीं, ऐसा प्रत्येक हो सकता, हम होने नहीं देते। समाज के बंधन इतने मजबूत हैं, ऐसी जंजीरें बेड़ियां बांध रखी कि सामान्य बच्चा बेचारा उसमें बंध कर रह जाता है। नहीं, आप बच्चे को छोड़ दो। एक एक्सपेरिमेंट था रोमेनिया में, कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में दे वर डूइंग सम पॉपुलेशन कंट्रोल, और कुछ तो ऐसा हुआ कि वहाँ बहुत सारे ऑर्फन्स हो गए, वॉर भी हुआ तो मेनी मेन डाइड एंड फैमिलीज वर कंप्लीटली अपरूटेड समहाउ। दीज ऑर्फन्स हैड नो पेरेंटिंग, they were never normal, they never acquired language, they always were disabled, they never could hold job, they never were able to socialize and become normal humans, they were never able to experience the world normally. वो तो एनिमलिस्टिक ही रह जाएंगे, पशुवत रह जाएंगे, क्योंकि किसी ने उनको सिखाया नहीं। देखिए ओशो क्या कह रहे हैं, ज़रा सूक्ष्म बात है। निश्चित रूप से हमें सभ्यता संस्कृति के तरीके सीखने होंगे, हमें भाषा भी सीखनी होगी, गणित भी सीखना होगा, विज्ञान भी सीखना होगा, सब कुछ सीखना होगा। वो जो भीतर की बात कर रहे हैं कि उसके मन को कंडीशन मत करो एक खास पैटर्न में जीने के लिए, है ना, उसको स्वतंत्र छोड़ो, वो क्या बनना चाहता है ये उस पर छोड़ो। और माता पिता का कर्तव्य बता रहे हैं कि वो जो हो सकता है, समझो एक बच्चा खिलाड़ी होना चाहता है तो प्लीज़ उसे खिलाड़ी होने दो, उसको गणित मत पढ़ाओ, है ना। एक बच्चा संगीतकार बनना चाहता है, उसको इतिहास और भूगोल नहीं जबरदस्ती थोपो, उसको संगीत सीखने दो, है ना। ये मतलब है, आप दूसरे एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं। वो मतलब नहीं है। माता पिता का प्रेम बच्चे को स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, और वो जो होना चाहता है उसे होने में मदद करेगा। मैं भगवान कृष्ण का एक वाक्य कहूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में, अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में मर जाना भी श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह है। दूसरे की नकल करना, दूसरे के अनुसार जीना, वो बड़ा भयावह है। उससे तो अच्छा अपने स्वधर्म में मर जाना है ना। तो ओशो यही कह रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, है ना। उन टैलेंट्स का हम ख्याल करें। अगर माता पिता को नहीं आता समझ तो साइकोलॉजिस्ट की मदद लें, है ना। हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों का ऑब्जर्वेशन करें और देखें कि वो क्या हो सकते हैं। एक एजुकेशन सिस्टम सबके ऊपर थोपना बिल्कुल ही सरासर अन्याय है। बच्चों के साथ हमने जितना अन्याय किया किसी के साथ नहीं किया। उनसे हमने पूछा ही नहीं कुछ कि तुम क्या चाहते हो, हमने अपनी महत्वाकांक्षाएं थोप दी। एक बाप पढ़ लिख नहीं पाया था खुद, अब वो चाहता उसका बेटा जो है
But खूब ऊंची ऊंची again, डिग्री एक हासिल कर बहुत ले। बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट, हम्म, ह्यूमन चिल्ड्रन आर नॉट लाइक चिल्ड्रन ऑफ अदर स्पीशीज। हम्म, ह्यूमन चिल्ड्रन अंडर डेवलप्ड पैदा होते हैं बिल्कुल। और हमारी मैच्योरेशन में लगभग 17-18 साल लग जाते हैं। मैं तो 25 कहूंगा मैं तो। हाँ, मतलब तब भी माता पिता तब भी- समझते तब हैं कि भी लड़का कोई भी नालायक हाँ, है। तब भी भरोसा नहीं है कि पूरी हो गई है डेवलपमेंट। हाँ, जी। अग्रीड। तो उसके आसपास जो सिचुएशन होती है, जो एनवायरनमेंट होती है, जो एजुकेशन उसको दी जाती है, दैट इज द बेस्ट दैट सोसाइटी कैन डू। अब जो मिलती है उसको वो मिलती है। मैं आपको बताऊं 10 साल पहले हमारे देश में जितने स्टूडेंट सुसाइड करते थे, आज की तारीख में उससे 2 गुने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। ये किसका परिणाम है? उनके ऊपर वह फोर्स किया जा रहा है जो वो करना ही नहीं चाहते थे। उसकी टैलेंट उनके अंदर नहीं है। एक व्यक्ति को संगीत की पकड़ नहीं है तो वो क्या कर सकता है ना? हम जबरदस्ती, वो मान गया कंप्लीटली। तो ऐसे किसी के अंदर गणित की नहीं है टैलेंट तो वो क्या करे? व्हाट ही कैन डू? नहीं, आई एम एन एग्जांपल है ना? किसी को मैथमेटिकल सेंस नहीं है तो नहीं है। नहीं, मैं अग्रीड, मतलब उसमें नहीं उसको धकेलना चाहिए। मैं तो इसका एक जीता जाता एग्जांपल ही हूँ, बिकॉज मैंने अनकन्वेंशनल पाथ लिए लाइफ में और वो करा जो मेरे को बोला गया था नहीं करना है, और उसका मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बट मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को इस लेवल पर डेवलप होने के लिए जब उसको ये सवाल समझ में आए, सवाल समझना, जवाब ढूंढना तो अलग है कि मेरे को चाहिए क्या, 18-19 साल तो उसी में लग जाते हैं, तो वो सवाल समझने लायक हो जाए। और उससे पहले अगर हम उससे पूछें 7-8 साल के बच्चे तुम्हें क्या बनना है, तो कुछ भी बोल नहीं, देगा, वो नहीं बता खुद को पाएगा। नुकसान कर जाएगा। लेकिन देखिए मनोविज्ञान इतना विकसित हो चुका है, 4 लोग मिलकर उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसकी हैबिट्स देख सकते हैं, उसकी क्या किस तरफ रुचि है वो देख सकते हैं। और माता पिता का कर्तव्य है, एजुकेशन सिस्टम का कर्तव्य है कि उसको उस दिशा में सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसा वारफंस के बच्चे छूट गए थे वैसा छोड़ दें। माता पिता का फुल सपोर्ट मिले, सोसाइटी का सपोर्ट मिले, एजुकेशन सिस्टम का, टीचर सपोर्ट करें, लेकिन बच्चा जो होना चाहता था उसमें अपनी इच्छाएं उस पर ना थोपें कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, और किसी भी एन के एन प्रकार घूस दे कर रिश्वत दे कर उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दूंगा और डॉक्टर बना दूंगा। वो डॉक्टर बनने के बजाय डाकू बन जाएगा। वो जे भी काटेगा मरीजों के, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा अच्छा कभी भी। तो जबरदस्ती हम फोर्स ना करें, एटीट्यूड की तरफ जाना चाहिए, है ना, इंटरेस्ट की तरफ जाना जिसको हम संक्षेप में कह लें स्वधर्म। अपने अपने हिडन टैलेंट को हमें उजागर करना है और इसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जीवन की तृप्ति का, संतोष का एहसास होता है ऐसे व्यक्ति को। और दूसरे की नकल करके, दूसरों के कहे अनुसार चल के हम चाहे सफल हो जाएं दुनिया की नज़रों में, संतोष कभी नहीं मिलेगा। हम भीतर भीतर अनसेटिस्फाइड, अनकंटेंटेड रहेंगे, हम तड़पते ही रहेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में। कुछ मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था कि हमको जहाँ भेज दिया गया वहाँ हमको पहुँचना ही नहीं था, वो हमारी मंजिल ही नहीं थी। एक बहुत बड़ी बंदिश पेट्रियार्की है। ओशो का पेट्रियार्की पे क्या कहना था, उसका क्या रीज़न है? मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो मित्र डिटेल में इस बात को समझना चाहते हैं, ओशो की एक किताब है नारी और क्रांति, है ना, वीमेन एंड रिवॉल्यूशन। इसको पढ़ें अथवा इसके ऑडियो प्रवचन सुने। oshoworld.com की वेबसाइट पर ऑडियो प्रवचन मौजूद हैं और oshofragrance.org की वेबसाइट पर इसकी किताब मौजूद है जो निःशुल्क है, आप फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो कहूँगा बहुत संक्षेप में होगा, और संक्षेप में हमेशा एक कठिनाई होती कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, तो पूरे विस्तार से जानना उचित होता है। ओशो ने कहा कि आज तक स्त्रियों को सब भांति, सब दुनिया में, सब जातियों में, कौमों में दबाया गया है, और इसका कारण है कि मनुष्य कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है। मर्द महसूस करता है इन्फीरियरिटी, है ना। स्त्री एक जीवन को जन्म देती है, इससे बड़ा क्रिएशन और क्या हो सकता है ना। आदमी उसके फील सामने बहुत क्षुद्र महसूस करता है, निश्चित रूप से वो भी क्रिएट करता है पेंटिंग और म्यूज़िक और मूर्ति, लेकिन एक जीवित बच्चे के सामने तो सब मुर्दा है, वो उसके बराबरी से कभी नहीं आ सकता। और यही कारण है कि चूँकि स्त्री सुपीरियर है, प्रकृति ने ऐसा उसको बनाया है, तो मर्द जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है और उसको छुपाने के लिए वो स्त्रियों के ऊपर कब्जा जमाता है और उनको दबोच कर रखने की कोशिश करता है। और पिछले हजारों साल का इतिहास, जैसे मैंने कहा था, युद्धों का इतिहास है। इसमें एक बात गौर कीजिएगा, इन सारे युद्ध करने वाले पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी। एक्चुअली महिलाओं ने कोई संस्कृति, सभ्यता विकसित ही नहीं की, उनको मौका ही नहीं मिला। पुरुषों ने इस प्रकार से उनको जंजीरों में कैद कर दिया, बस वो चौका चूल्हे में बंद कर दिया कि बच्चों का पालन पोषण करो, रोटी पकाओ, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। समाज में अन्य क्षेत्रों में उनको प्रवेश ही नहीं करने दिया, क्योंकि पता था अगर ये प्रवेश कर जाएंगी तो ये बहुत आगे निकल जाएंगी। आज आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके देख लीजिए,
टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां हैं। हाँ, और ये मतलब मैं ओशो के थॉट्स फेमिनिटी पे मुझे बहुत अच्छे लगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत सारी चीज़ों के साथ, उनके थॉट्स के साथ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, बट दीज थॉट्स आई हैव टू अप्रिशिएट। बट इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। पेट्रियार्की को वो समझाते हैं, एक्सप्लेन्स इट थ्रू द मीन्स ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन मेन। साइकोलॉजी में फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है पीनिस एनवी। पीनिस एनवी, वो कहते हैं कि लड़कियों को एनवी होती है कि मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो उनके पास नहीं है। तो एक स्टूडेंट थी, आई थिंक एना फ्रॉइड थी, या एक फ्रॉइड की ही कोई स्टूडेंट थी, उसने कहा कि पीनिस एनवी नहीं होता, वूम एनवी होता है मेन को। तो ये बिल्कुल रेमिनिसेंट है उसके लिए। पर डिस्पाइट ऑल हिज प्रोग्रेसिव थॉट्स, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ फेमिनिज्म। वाई? एंड दिस इज, आई एम कोटिंग फ्रॉम हिम, उनके हिसाब से जो रिएक्शनरी फेमिनिज्म है जी, वो अग्रेशन का, मैस्कुलिनिटी का ही एक रूप है। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा। ओशो ने यही कहा है नारी और क्रांति किताब में। ये उस समय की किताब है, 1960-70 के दशक की, जब पश्चिमी मुल्कों में वुमेन लिबरेशन मूवमेंट आया था, है ना। स्त्रियां विरोध कर रही थी, खुले आ रही थी। ओशो कह रहे थे ये तुम्हारा विरोध जो है ये स्वस्थ नहीं है, दिस इज़ नॉट हेल्दी रिएक्शन, दिस इज सिक, यू आर जस्ट क्रिएटिंग नंबर 2 मैन, यू हैव टू डेवलप योर ओन क्वालिटी, फेमिनाइन क्वालिटी, है ना। आदमी की नकल नहीं करना है। वो महिलाएं क्या करने लगी, जैसे लड़के कपड़े पहनते थे वो पहनने लगी, लड़के शराब पी रहे हैं वो पीने लगी, वो सिगरेट फूंकते हैं, ये नालायक भी सिगरेट फूंकने लगी। इससे तो नंबर 2 मैन पैदा हो गया, जो कि हमेशा इन्फीरियर रहेगा मैन से। जी। ओशो कह रहे हैं तुम्हारे भीतर प्रकृति ने दूसरे गुण दिए हैं, तुम्हारे भीतर श्रद्धा है, प्रेम है, करुणा है, तुम्हारे भीतर कला की बहुत संभावना है, तुम संगीत में गहरा डूब सकती हो, नृत्य में बहुत आगे निकल सकती हो। दूसरा क्षेत्र तुम्हारे सामने, उस क्षेत्र में तुम आगे निकलो जो तुम्हारा सहज गुण है ना। पुरुष की नकल नहीं करना है, नहीं तो नंबर 2 की पुरुष बन जाओगी, और नंबर 2 की पुरुष होकर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब लड़के शराब पी रहे हो, लड़की भी शराब पीने लगे, इससे उसके व्यक्तित्व की खिलावट नहीं होगी, बल्कि उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा। लड़के सेना में भर्ती होते हो, लड़की भी सेना में भर्ती होने लगे, इससे तो कोई मतलब नहीं निकला। इसके अंदर तो मातृत्व की क्वालिटी थी, इसको तो वो डेवलप करना था, प्रेम और करुणा और ममता और वात्सल्य की भावना, उससे जिंदगी का भला होता। ये नकल कर रही है कि पुरुष अंतरिक्ष यात्रा पे जा रहे हैं तो हम भी अंतरिक्ष यात्रा पे जाएंगे। उस नालायक को जान दो अंतरिक्ष यात्रा में, करना क्या अंतरिक्ष में जाकर, वहाँ कुछ नहीं है, है ना। धरती पे तुम यहाँ अपने घर को सुंदर बनाओ, परिवार को सुंदर बनाओ, समाज को मधुर बनाओ, यहाँ बहुत कुछ करने को है ना। तो ओशो ने कहा आज तक की जो सभ्यता विकसित हुई है वह आधी अधूरी है, केवल पुरुषों के द्वारा, और उसका परिणाम हम देख सकते हैं, सिवाय युद्ध के और कुछ भी नहीं। कंक्लूजन युद्ध, हमेशा कहीं से भी चलो युद्ध पे पहुंच जाते हैं। एक नई संस्कृति विकसित करनी होगी जहाँ पर युद्ध नहीं बल्कि प्रेम, है ना, जहाँ करुणा, ममता, वात्सल्य, दूसरी क्रिएटिविटी वो आएंगी सामने। और यह जिम्मेवारी स्त्रियों की है, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं भी किसी से मजाक कर रहा था कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिनको 99% मिलते हैं, वो लड़कियां फिर दुनिया में कहाँ खो गई, क्या उनका कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। वो कहीं घर में रोटी सेंक रही हैं, रोते हुए बच्चे को चुप कर रही हैं, दैट्स ऑल फिनिश्ड। वो जो रिएक्शन में आया कि लड़के जो पढ़ाई करते हैं वही पढ़ाई हम करेंगे, लड़के जो खेल खेलते हैं हम भी वही खेल खेलेंगे, नहीं, ओशो ने कहा नहीं, लड़कों के खेल अलग हैं, वो उनके लिए उचित हैं, है ना, कि वो वॉलीबॉल के पीछे दौड़ें और फुटबॉल पे लात मारें। तुम्हें फुटबॉल पे लात मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने खेल डेवलप करो, नए प्रकार के, नकल नहीं करो, है ना, तुम्हारे खेल दूसरे होंगे। बट कोई भी फेमिनिस्ट यही बोलेगा कि हम क्यों डिफाइन हो उन खेलों से जो हमारे हों वर्सेस क्यों हम वो भी कर सकते हैं जो एक आदमी कर सकता है, जो कि बात ठीक भी है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, दूसरे की नकल करके हम कभी भी उससे आगे नहीं निकल सकते, है ना। उसकी नेचुरल टेंडेंसी थी वो, और हमारी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। तो दिशा, सोसाइटी, सिविलाइजेशन, फेमिनिज्म का एक रूल है उसके अंदर, और फेमिनिज्म में आई थिंक देयर आर स्लाइटली मिसलेड आइडियाज हियर, लिटिल बिट को-मिंगल्ड विद इट, क्योंकि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आप वो करो जो आपकी नेचुरल टेंडेंसीज में है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप सिविलाइजेशन बनाओ, सिविलाइजेशन बनाने के लिए आपको लीडरशिप पोजीशंस अज्यूम करने पड़ेंगे, अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की हर जगह,
पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में उसको कम करने के लिए कम्पीट करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक मैस्कुलिन चीज़ है। तो कोई भी फेमिनिस्ट तो यही बोलेगा, यार तुमने बड़ी अजीब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। कभी कहते हो रिएक्शन मत करो, कभी कहते हो रिएक्शन करो और एक सिविलाइजेशन बनाओ। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? देखिए, उन पोस्टों पर अगर महिलाएं जाएंगी तो वो उसमें वही पहुंच पाएंगी जो पुरुष प्रधान प्रवृत्ति की हैं। एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर मेरी किसी से शत्रुता है तो वो जिन हथियारों का उपयोग कर रहा है, मुझे उससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार उपयोग करना पड़ेंगे, तभी मैं जीत पाऊंगा। तो कुल मिला के मैं भी शत्रु जैसा ही हो गया, बल्कि उससे भी बदतर हो गया। तो ये सिचुएशन तो वांछित नहीं है। आपकी इस बात को सुन के मुझे याद आई गांधी जी की। एग्जैक्टली यही थॉट था उनका जब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ रेवोल्यूशन लीड कर रहे थे, जो कि उनके अलग तरीके थे, पॉलिटिकल मैकेनिज्म थोड़े डिफरेंट थे। उनका भी यही कहना था, इनके साथ वायलेंस के साथ बिहेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनके पास तोपें हैं, बंदूकें हैं, उड़ा डालेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इनको वहाँ मारो जहाँ पर ये कमज़ोर पड़े हैं, हाँ निहत्ते हो जाएं, नंबर्स हमारे साथ हैं। तो उनके पॉलिटिकल मैकेनिज्म अलग थे। बट ओशो का बहुत डिफरेंट ओपिनियन है गांधी जी पे। जी, आपके शब्दों में ओशो गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे? जो पॉइंट आपने उठाया, इसके बारे में ओशो का विरोध नहीं है। ओशो का विरोध दूसरी चीज़ों पे है। गांधी की जो भविष्य की दर्शन शास्त्र था उनका, कि कैसा देश होना चाहिए, कैसे प्रगति करेगा, वो सब गलत थे। वो एंटी साइंस थे, एंटी टेक्निकल एडवांसमेंट थे, एंटी वुमेन थे। उनकी सोच बहुत ही दकियानूसी थी। वो कह रहे हैं राम राज्य की तरफ चलें, बस चरखा और तकली का, तो इसके आगे कुछ नहीं। कपड़े की मल की वो सख्त खिलाफ हैं। वो अपना कपड़ा खुद ही बनाते हैं, अपना जूता भी खुद सी लेते हैं। इंडिपेंडेंट आदमी उनकी सोच में जो है वो बिल्कुल ही भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता। पूरा भविष्य टेक्निकल और साइंटिफिक दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है, औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, और गांधी कह रहे हैं नहीं, हम कोई फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे, है ना। तो ऐसा तो हमारा देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मैसोचिस्ट रिएक्शनरी हु वर्शिप्ड पॉवर्टी, ये बोला उन्होंने। बिल्कुल सही बोला। मैसोचिस्ट मतलब कोई वो इंसान स्वयं को दुख देने वाला, जिसको मजा आता हो। हाँ, मजा आता हो स्वयं को दुख देने में। हम जिनको तपस्वी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, उनके नाम में महात्मा जुड़ गया ना। वो पब्लिक महात्मा उसी को कहती जो स्वयं को दुख देता है। मैसोचिस्ट रिएक्शनरी हु वर्शिप्ड पॉवर्टी। और उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा जो पहले कभी नहीं था, दरिद्र नारायण। अच्छा, महात्मा गांधी का शब्द था ये। इसके पहले लक्ष्मी नारायण तो हुआ करते थे, संपत्ति का सम्मान था। महात्मा गांधी ने पहली बार जो बिल्कुल समाज के दलित वर्ग हैं उनको हरिजन कहा। वो परमात्मा के हैं और बाकी सब जैसे नहीं है ईश्वर से संबंधित, उनका वो हरिजन है। दरिद्र नारायण, जो गरीब है वह सम्मानित हो गया। तो जिसके मन में दरिद्रता का सम्मान है वह व्यक्ति कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, उसकी फिलॉसफी पे चल के देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ओशो ने इन बातों का विरोध किया कि महात्मा गांधी जिन चीज़ों की सराहना करते हैं, कैसा देश होना चाहिए, भविष्य की जो उनका सिद्धांत है, क्या क्या होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए आपने कहा कि हथियार नहीं उठाएंगे। आखिर महात्मा गांधी को भी उठवाना पड़ा ना, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। आपने वो तस्वीर देखी होगी, जब 3 हवाई जहाज उड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान पे बम गिराने के लिए, महात्मा गांधी आशीर्वाद दे रहे हैं खड़े होकर। अंग्रेज़ों से लड़ना अलग बात थी, है ना, पाकिस्तान से लड़ना अलग बात है। जब उनके पास हथियार हैं तो आपको भी हथियार का इस्तेमाल करना होगा, बचने का कोई उपाय नहीं है ना। आपकी अहिंसा की सिद्धांत वहाँ काम नहीं करेगा। अंग्रेज बहुत सभ्य थे, देवर कल्चर्ड पीपुल, है ना। वो एक अहिंसक व्यक्ति को नहीं मार सकते। एक आदमी जो भूखा बैठा है, अनशन कर रहा है, वो उसको नहीं मार सकते थे, है ना। देवर कल्चर्ड पीपुल। लेकिन अब जिनसे आप लड़ रहे हो वे कल्चर्ड नहीं हैं। वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि अच्छा आपके पास कुछ नहीं है, अभी बम गिराते हैं आपके ऊपर। इनसे आप उस विधि से नहीं जीत सकते। तो जो चीज़ें अंग्रेज़ों से लड़ने में काम आएंगी वो भविष्य में काम नहीं आएंगी, इस बात को समझना होगा। आप सिखा गए अनशन करना, भूख हड़ताल करना। जब आपकी सरकार होगी और लोग हड़ताल करेंगे और काम नहीं करेंगे, तब आप क्या करोगे? तब आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये ट्रिकें जो अंग्रेज़ों के साथ काम आई, है ना, कि हम काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री बंद कर दी, रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। भाई जब आपकी सरकार होगी और व्यवस्था आपको संभालना, फिर आप क्या करोगे? जब लोग ये करेंगे, और लोग सीख गए वो ट्रिकें, आज भी आजमा रहे हैं। मैं गांधी जी की ये जो हरिजन की तरफ सपोर्ट थी, और जो जिस चीज़ को एंटी पॉवर्टी बोला जाता है, मैं उस पर थोड़ा सा आना चाहता हूँ। तो जब आप किसी को देखते हो जिसको सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, पॉवर्टी कोई चुनता तो है नहीं, यू आर बॉर्न इनटू द सिचुएशन, तो
द फंडामेंटल फीलिंग इज एम्पथी दैट अराइजेस, और एम्पथी के बाद एक सपोर्ट पैदा होता है। और ये एक ऐसा इंसान है जिसने साउथ अफ्रीका से लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी तक बेसिकली एम्पथी को एक रूप दिया जो उनके हिसाब से बेस्ट था। अब ओशो का ये कहना है कि गांधी जी वॉज अ मैसोचिस्ट रिएक्शनरी हु वर्शिप्ड पॉवर्टी। दिस इज यहाँ पे अगेंस्ट हो जाते हैं वो, हाँ। कि एम्पैथी करना, सहयोग पहुंचाना, ये अलग बात है, और जब आप उसको सम्मानित कर दो तो फिर बात अलग हो जाती है। आपने उसको रिस्पेक्टफुल सिचुएशन बना दिया, ये बिल्कुल गलत है, उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। बट अगर आप किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज करोगे, नॉर्मलाइजेशन में और रिस्पेक्टफुल में क्या फ़र्क है? अब जैसे बहुत फर्क है भाई। समझो मैं एक डॉक्टर हूँ, मरीज मेरे पास आया और मेरे मन में टीबी का सम्मान है, तो मैं उसको टीबी का इलाज ही नहीं करूँगा। मैं कहूँगा टीबी तो और फैलना चाहिए, टीबी का सम्मान है। नहीं, डॉक्टर का काम है उसकी टीबी को ठीक करना, उसके साथ सिंपैथी, मरीज के साथ, टीबी के कीटाणुओं के साथ नहीं। और महात्मा गांधी जो है वो टीबी के कीटाणु से सिंपैथी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दरिद्रता सम्माननीय है, ये बिल्कुल गलत है। अगेंस्ट पॉवर्टी, मतलब महात्मा गांधी, आई डोंट नो, वर्शिप पॉवर्टी, तो फिर अगर महात्मा गांधी वर्शिप पॉवर्टी, देन ओशो वर्शिप्ड मटेरियलिज्म। ही हैड 93 रोल्स रॉयल्स। दिस इज 100% ट्रू। अक्यूमुलेशन, जो सोसाइटी का द बिगेस्ट ईविल राइट नाउ इज अनमाइंडफुल कंज्यूमरिज्म, कॉन्स्टेंटली एवरीवेयर। ओशो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं महात्मा गांधी के जस्ट अगेंस्ट में, है ना। महात्मा गांधी सिर्फ धोती पहनते थे, आधे कपड़े पहनेंगे क्योंकि देश के पास कपड़े नहीं है, मैं कैसे पूरे कपड़े पहनूं, है ना। ये सम्मान है, आप पॉवर्टी का सम्मान कर रहे हैं, कपड़ा ना होने का सम्मान कर रहे हो। भाई आपको ये चाहिए कि फैक्ट्रियाँ खुलवाओ कपड़ों की, कि सबके पास कपड़े हो जाएं। आपके आधे कपड़े पहनने से क्या होगा, है ना। ये तो ऐसे हो गया कि मरीज आया मेरे पास, उसका फ्रैक्चर हुआ था पैर में, और मैंने भी हथौड़ा उठाया और अपने पैर में हथौड़ा मार लिया और मैंने अपनी टांग तोड़ ली। इससे मरीज का तो कोई लाभ नहीं होगा। दिस मेक्स नो सेंस। मुझे उस मरीज की मदद करना है और उपाय करना है कि भविष्य में फ्रैक्चर ना हो, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये मेरा कर्तव्य है, ना कि अपनी टांग तोड़ लूँ मैं। तो महात्मा गांधी जो है अपनी टांग तोड़ने वाले हैं, जिसको मैसोचिस्ट कहते हैं ना, स्वादुखवादी, अपने आप को पीड़ा पहुंचाने वाले। अच्छा, देश के पास रोटी की कमी है, चलो मैं आमरण अनशन कर लेता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। भाई आपके खाना नहीं खाने से देश को अनाज नहीं मिलेगा। आप कोशिश करो कि फसल ज़्यादा कैसे पैदा हो, फल और सब्जी कैसे ज़्यादा पैदा हो, एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी उसको फैलाओ। तो महात्मा गांधी टेक्नोलॉजी के विरोध में है। वो कहते नहीं जो पहले से चला आ रहा वही होगा। भाई उससे तो फिर इस 1.5 अरब आदमी जिंदा नहीं रह सकते अगर उस प्रकार से खेती करोगे तो। इस प्रकार से अगर चरखा तकली चला के अपने कपड़े बुनोगे तो बस जिंदगी में एक ही काम करते रहो, अपना कपड़ा बुनो, और कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि ये कमेंट्स करने बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि गांधी जी के पास कभी भी गवर्नमेंट की मशीनरी थी ही नहीं। मतलब भूखा तो आदमी तब मरता है, या वो सॉल्ट सत्याग्रह तब करता है ना जब उसके ऊपर से एक अथॉरिटी फिगर हटे। जब मेरे सर से हटोगे, मेरे को खुद की हुकूमत करने दोगे, तब तो करूँगा ना डेवलपमेंट। तो सबसे पहला मेरा मैंडेट ये है कि अपने आप को गुलामी से बचाऊं, फिर लोगों की फैक्ट्रियाँ बनाऊंगा। नहीं, अगर उनके फिलॉसफी में ही उसके अगेंस्ट हैं वो, तो कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और यही बात जब देश आज़ाद हो गया और जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, महात्मा गांधी ने खुद तो सत्ता अपने हाथ में ली नहीं, उनके शिष्यों ने ली। और जब वे टेक्निकल विकास करवाने लगे, साइंटिफिक्स और पढ़ाई लिखाई, महात्मा गांधी तो कहते कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक पढ़ना चाहिए। खुद इंग्लैंड में पढ़ाई की है, और लेकिन उनकी सिद्धांत ये था कि बस 4th क्लास तक पढ़ना चाहिए। उस समय 4th तक प्राइमरी होती थी, उसके आगे पढ़ने नहीं चाहिए, है ना। बेसिक एजुकेशन, दैट्स ऑल, बुनियादी शिक्षा उनका नाम था। तो ये मुसीबत है ना। अब बुनियादी शिक्षा प्राप्त करके कोई साइंटिस्ट तो नहीं बनेगा, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करके कोई टेक्निकल एडवांसमेंट तो नहीं कर सकेगा, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट तो नहीं बन सकेगा। हम इस दुनिया के साथ कैसे जिएंगे। ही वॉज अगेंस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ही वॉज अगेंस्ट साइंस एंड ही वॉज अगेंस्ट एजुकेशन। ये चीज़ें मेरे को निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, पढ़ लो उनकी किताबें, पढ़ लीजिए उनकी, है ना। उनकी पूरी फिलॉसफी जो है एजुकेशन के भी अगेंस्ट है। वो बुनियादी शिक्षा पर्याप्त है ना। फैक्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं, अपना तकली चलाओ, सूत बुन लो, कपड़ा बना लो अपना। कपड़े की फैक्ट्री का क्या करना। आप ये क्यों कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओशो ही वॉज अगेंस्ट विमेन, गांधी जी वॉज अगेंस्ट विमेन और नॉट प्रो फेमिनिन? क्योंकि ऐसा तो नहीं लगता है। उन्होंने एक बार वचन दिया था कि जब देश आज़ाद होगा तो पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री हरिजन स्त्री को बनाऊंगा। ऐसा हुआ तो नहीं। मारी दी गई, ब्राह्मण ही आए सिर पे बैठ के, है ना।
हरिजन तो नहीं आए, स्त्री भी नहीं आई, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री भी नहीं है और हरिजन भी नहीं है। तो बातें कहने को तो वो कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, उनके ज़माने में जो अखबार छपता था उनका खुद का, है ना, उसका अंग्रेजी वर्सन का कंटेंट बिल्कुल अलग है, जो अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए, है ना। और गुजराती जो एडिशन था उसका वो बिल्कुल अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी, उनके दकियानूसी परंपरावादी रूढ़िवादी विचार उनके गुजराती अखबार में प्रकट होते हैं, और अंग्रेजी में जो छपता है वो इंटरनेशनल दिखाने के लिए, वो दिखावटी चेहरा है उनका, वो असली नहीं है। तो उनके भीतर द्वैत है ना। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हरिजन स्त्री को बनाऊंगा, जो हमेशा से दबे हुए थे, पर ऐसा किया कभी नहीं उन्होंने, है ना। इस प्रकार उनका एक पाखंड उजागर होता है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो मैं पूछना चाहता था ये 93 रोल्स रॉयस के बारे में जी, क्योंकि अब ठीक है, कोई अगर पॉवर्टी को सपोर्ट करता है, नहीं करता है, वर्शिप करता है, या खुद को तकलीफ देता है या नहीं देता है, बट ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस। 93 नहीं जी, आप पहले नंबर सुधार लीजिए, 97 है ना, मतलब मोर देन वन। एंड ही ऑल्सो हैड वेरियस गर्लफ्रेंड्स, मेनी रिलेशनशिप्स। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा। जीरो। ही हैड जीरो रिलेशनशिप्स। अच्छा, तो 93 was he not promoting consumerism? वो एक नया उदाहरण पेश करना चाहते थे, समृद्धि का जहाँ सम्मान हो सके। ठीक है, अतीत के जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, आध्यात्मिक लोग हुए, सब ने गरीबी को सराहा। भगवान महावीर नग्न खड़े हैं, वस्त्र तक उन्होंने त्याग दिए, भोजन भी नहीं करते, 12 दिन में केवल 1 दिन भोजन करते हैं, वो भी भिक्षा मांग के करते हैं। भगवान बुद्ध घर घर जाके भिक्षाटन करते हैं, उनके 1 लाख सन्यासी भिक्षाटन करते हैं। वही आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में भी किसी न किसी प्रकार से कर दिया कि सब त्याग करो, तपस्या करो, स्वयं को दुख दो, कष्ट पहुंचाओ। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस देश के 3 बड़े धर्म हैं, ये तीनों ही त्यागवादी, तपस्यावादी हो गए। अब इसके कंट्रास्ट में एक दूसरा उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि ध्यान को, समाधि को, परमात्मा को जानने के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण सुख सुविधाओं में रहते हुए, संपन्नता पूर्वक एक व्यक्ति अच्छे से खाते पीते हुए, अच्छे से रहते हुए भी समाधि में डूब सकता है, परमात्मा के परमानंद को जान सकता है। तो ओशो यह उदाहरण पेश करना चाहते थे। उदाहरण पेश करने के लिए हमेशा एक एक्सट्रीम पे जाना पड़ता है, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता। अगर 97 रोल्स रॉयस नहीं होती तो आप ये सवाल भी नहीं पूछते 40 साल बाद आज, है ना। मैं आपको बता दूं, ओशो को कुछ लेना देना नहीं है रोल्स रॉयस से। जब वहाँ से आए तो उनने पलट के एक बार देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि कहाँ गई वो रोल्स रॉयस, है ना। कोई लेना देना नहीं है, उनको कहीं जाना भी नहीं है। हाँ। बैठ के तो एक बेसिक प्रेमिस है कि भाई इस दुनिया में ये सब जो चीज़ें हैं ये मोह माया है, और इससे जब ध्यान हटाओगे तब तुम स्पिरिचुअलिटी को अचीव करोगे। ऐसा पहले से प्रचलित था। जैसे भगवान महावीर ने 5 महाव्रत कहे, उसमें एक है अपरिग्रह, किसी चीज़ का संग्रह नहीं करना, है ना। उन्होंने वस्त्र तक त्याग दिए कि संग्रह ना करना पड़े। बुद्ध ने लिमिट कर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 जोड़ कपड़े अपने साथ रख सकते हो। परिग्रह को उन्होंने लिमिट किया। देखिए, सारी समृद्धि जो है वो परिग्रह से आती है, संग्रह से आती है। उनकी ना महावीर के साथ, ना बुद्धा के साथ वो स्कैंडल्स हुए जो इनके साथ हुए जी। तो ये जो अप्रोच थी इनकी, ये भी तो दुनिया के सामने है। नहीं, जो गरीब आदमी है ना, वो सिंपैथी आकर्षित करता है लोगों की। पब्लिक को बड़ी सिंपैथी होगी कि आदमी से देखो नग्न खड़ा हुआ है, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, है ना, भोजन भी नहीं लेता, लोगों को सिंपैथी होगी, वो उसकी पूजा करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, गरीबी की पूजा, तपस्या की पूजा, त्याग की पूजा हमारे देश में होती है, होती आई है सदा सदा से। ठीक है, और ओशो इसको बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं। तो तोड़ने के लिए कंट्रास्ट पैदा करना होगा, है ना, और कहना होगा कि त्याग की, तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है ध्यान में, समाधि में डूबने के लिए, अध्यात्म के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वो उन्होंने करके दिखाया। और उन्होंने अपने सन्यासियों से वही कहा कि तुम्हें गृहस्थ आश्रम छोड़ना नहीं है, तुम गृहस्थ रहते हुए संन्यास्त हो जाओ। यानी संन्यास के पक्ष में है वो, अध्यात्म के पक्ष में है, साधना के पक्ष में है, लेकिन गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ना है। अपना आजीविका उपार्जन जारी रखो, अपना काम धाम जारी रखो, अपने परिवार का पूरा उत्तरदायित्व प्रेम पूर्वक निभाओ। बुद्ध की तरह पलायनवादी नहीं हो जाना कि अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ के चले गए, 1 दिन का बच्चा था उसको छोड़ के चले गए। ये बिल्कुल गलत है, ओशो कह रहे हैं। अपना कर्तव्य निभाओ, अपना प्रेम पूर्वक सब कुछ जिम्मेवारी निभाओ, और साथ में ध्यान साधना करो। एडिशनल जोड़ रहे हैं उसमें, तो हमें संसार से तोड़ नहीं रहे, हमें ईश्वर से जोड़ रहे हैं। इसमें और बुद्धा के मध्यम मार्ग में क्या फ़र्क है? बुद्ध मध्यम मार्ग की बात जरूर करते हैं, किताबों में लिखा है, उन्होंने पालन तो नहीं किया।
भीख मांगना मध्यम मार्ग है क्या? नहीं, बट वही तो नहीं जंगल बोलते में ये। रहना मध्यम मार्ग है खुद ही क्या? बोलते हैं ये नहीं करने की जरूरत, कौन बोलते हैं? तो बुद्धा सेज इट, तो खुद क्यों रहे भाई? सब लोग तो उनकी नकल करते हैं ना फिर। वो अचीव करने के लिए। उनसे लेके आज तक 2500 सालों में करोड़ों करोड़ों बौद्ध भिक्षु हो चुके जो उनकी नकल कर रहे हैं। गुफाओं में रहते हैं, जंगल चले जाते हैं, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया। अगर आप इनका हिसाब लगाओ, इन्होंने कितनी हिंसा की है महावीर बुद्ध के मानने वालों ने, है ना। बुद्ध तो राजकुमार थे, उनकी पत्नी को बच्चे को तो ज़्यादा कष्ट नहीं होने वाला, है ना। रानी है, आखिर रानी रहेगी वो, उनका बेटा राजकुमार है, वो राजकुमार ही रहेगा। लेकिन लाखों लोग जो उनके पीछे चले, और पिछले 2500 सालों में उनकी गिनती करोड़ों अरबों हो गई, ये उनके पीछे चले जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया। जरा अनुमान लगाइए इनके माता पिता को कितना कष्ट हुआ होगा। उन्होंने सोचा था कि बुढ़ापे का लाठी मेरा सहारा बेटा, और अचानक एक दिन वो गायब हो गया। उन बुढ़ापे में इन पर क्या बीती होगी। पत्नी अपने पति के जिंदा रहते हुए विधवा जैसा जीवन जी होगी। हो सकता है उसको कहीं नौकरानी मेड सर्वेंट बनना पड़ा हो सकता है उसे भीख मांगनी पड़ी हो, ये भी हो सकता है उसे वैश्या बनना पड़ा हो। बच्चे, उनका बाप जिंदा है और वो अनाथ जैसा जीवन जी रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं बचा। 2500 सालों में कितने अरबों परिवारों पे कितना अत्याचार हुआ है इनकी आध्यात्मिक साधना की वजह से। ओशो इसके खिलाफ है। अगर लार्ज स्केल पे मैरिज अबॉलिश हो जाए तो क्या होगा? देखिए, स्वीडन में हो चुकी है, और उस तरफ के जो छोटे छोटे, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगी, कम होगी? नहीं, मित्रता विकसित होगी, है ना। प्रोस्टिट्यूशन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ मैरिज, है ना। Really? हाँ, That the Osho believes, I understand, but I doubt it. It seems to me to be the reason, the lack of marriage actually. नहीं, अगर मैरिज खत्म हो जाए, जैसा कि कुछ देशों में हो चुकी, आप नेट पे गूगल से एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, जहाँ पे मैरिज But खत्म हो यहाँ पे चुकी खत्म हुई है, स्वीडन वहाँ वगैरह। पर मित्रता विकसित हुई है। कोई व्यक्ति को आपस में एक दूसरे को अच्छे लगते हैं तो वो संग साथ रहते हैं, कभी मिलते जुलते हैं, कभी नहीं मिलते जुलते हैं, कभी किसी को फ़ोन करके बुला लिया। But ये वही देश है जहाँ पर prostitution legalized है. You can go on a street and you can see sex workers. कैमरा पे वो जो शीशे पे you can see them and then you can choose किसके पास जाना है आपको. वो एक गलत दिशा में चली गई बात, लेकिन अंत में वो जाएगी मित्रता पे, है ना। देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं होता। हमारे पास एक हृदय है भावनात्मक, और हमें एक भावनात्मक लगाव वाला व्यक्ति चाहिए जी, है ना। केवल फिजिकल डिजायर पूरी होने से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बल्कि एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन आता है ना। ये हर व्यक्ति इस बात को जानता है। जब तक हम भावनात्मक रूप से किसी से नहीं जुड़ेंगे, हमें वह व्यक्ति अच्छा लगता है, उसकी नज़रों में हम अच्छे लगते हैं, तभी जाके एक भावनात्मक तृप्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके शब्दों में जी, कि ओशो की डेथ के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों है? क्या है कंट्रोवर्सी? क्या बोलते हैं लोग? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आपके हिसाब से हाउ वुड यू पुट द कंट्रोवर्सी इन योर ओन वर्ड्स? व्हाट इज इट? 2 प्रकार की कंट्रोवर्सी हैं, जी, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकी सरकार ने जो जहर दिया था उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, और कुछ लोग कहते हैं कि उनके ही शिष्यों ने उनको मार डाला। ठीक है, 2 प्रकार की बातें चलती हैं। ये दोनों प्रकार की बातें बिल्कुल गलत हैं। यह बात मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ। ये क्यों बोला जाता है कि ये ऐसा हो वैसा? मुझे पता है कि आपका ऑफिशियल वर्जन आप जो मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन इट। आप कहते हैं कि नेचुरल डेथ थी, बट इतनी कंट्रोवर्सी क्यों थी? और ये क्या बार बार मैं पढ़ता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ इस बारे में, हमेशा मतलब ओशो की बात होती है तो ओशो की डेथ की बात भी साथ में चलती है कि उनको मारा गया। बहुत ज़्यादा लोगों को सनसनीखेज बात में मजा आता है ना। सिंपल नेचुरल बात को उसमें कुछ मजा नहीं आता, है ना। कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, वो न्यूज़ नहीं बनती, तो लोग इसलिए बकवास करते हैं, है ना। अच्छा, जबरदस्ती एक साधारण सामान्य घटना को कुछ अपराध बता देंगे, है ना। अब वो सनसनीखेज बन गया, लोग देखेंगे। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, मैं डॉक्टर भी हूँ और उनका भाई भी हूँ, जी, है ना। मुझसे ज़्यादा कौन बता सकता है अच्छे से, है ना। मेरे दूसरे भाई सेकंड नंबर जो थे, उनकी मृत्यु भी ठीक 58 साल की उम्र में हार्ट फेलियर से हुई। तो एक जेनेटिक टेंडेंसी, हृदय की बीमारी है हमारे खानदान में, डायबिटीज़ की बीमारी है जो 30-35 साल में हो जाती है। मैं कुछ बताना चाहूँगा। पतंजलि के योग सूत्र पर बोलते हुए उन्होंने बताया था कि कोई भी जागृत व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति को अपनी मृत्यु के ठीक उतने दिन पहले पता चल जाता है जितने दिन वह अपनी माँ के गर्भ में था। वो जो गेस्टेशन पीरियड है 280 दिन एवरेज ±7, ये गेस्टेशन पीरियड होता है। ओशो उनका ठीक उतने ही दिन पहले पता लग जाएगा। माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर का सृजन हुआ था, ऊर्जा आ रही थी सब तरफ से और शरीर बन रहा था।
ठीक ऐसे ही विसर्जन होगा, सृजन का उल्टा। ऊर्जा छोड़ छोड़ के जाने लगेगी और उतने ही दिन लगेंगे जितने दिन में बना था। तो ओशो ने 10 अप्रैल 1989 को यह बात कही कि वह ऊर्जा मुझे छोड़ के जाने लगी है। और उन्होंने प्रवचन दिया था और उन्होंने जो महिला ड्राइव करती थी उससे कहा कि ये प्रवचन मेरा अंतिम प्रवचन है, इसके बाद अब मैं प्रवचन नहीं दे पाऊँगा, मेरी नाभि से एनर्जी जा रही है, समथिंग न्यू हैज स्टार्टेड, है ना, विसर्जन की प्रोसेस शुरू हो गई। और आप काउंट कर लीजिए, ठीक 284 दिन बाद ओशो ने शरीर छोड़ा, है ना। इस बीच में जिन किताबों का पब्लिकेशन हुआ, ओशो ने उन किताबों में एक सब टाइटल दिया और वह सब टाइटल स्पष्ट बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ, है ना। मुझे इसलिए पता है ये बात, मैं इसलिए कॉन्शियस हो गया कि मुझे और मेरी पत्नी को यह बात सपने में आती थी कि ओशो जाने वाले हैं। और हमारे एक पारिवारिक मित्र थे शर्मा जी, उनका बेटा जो खुद भी ओशो का सन्यासी हो गया, उसने एक दिन विजन देखा। उसने विजन देखा कि ओशो ने शरीर छोड़ दिया है और बुद्धा हाल में उनकी मृतदेह को रखा गया है और सारे सन्यासी सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खूब संगीत चल रहा है, बजा रहे हैं। तो उसने आके हमको बताया रोते रोते कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। उस समय हम मध्य प्रदेश के गांव अमलाई में रहते थे, वहाँ हम नौकरी करते थे। तो हम कहा देखो ये वाली बात तो कहीं लागू नहीं होती, क्योंकि सफ़ेद कपड़े तो अपन पहनते ही नहीं। ये उस समय की बात है जब ओशो ने मना कर दिया था, कोई ड्रेस कोड नहीं है, सामान्य कपड़े, सिविल ड्रेस पहनो, जिसको जो पहनना हो, कोई रंग नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं। उस समय की बात है, हम कहा सफ़ेद कपड़े तो पहनते ही नहीं, तो ये वाला तुम्हारा विजन गलत है। उसने भी कहा कि भगवान करे गलत ही हो, है ना, लेकिन ऐसा ऐसा मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ, है ना। लेकिन उसकी जो बात थी वो मुझे और मेरी धर्मपत्नी माँ अमृतप्रिया को, हम दोनों के जहन में भीतर गई और हमको वैसे विजन आने लगे कि ओशो जाने वाले हैं। तो हम दोनों ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और हम पुणे जाकर रहने लगे कि अब ओशो के अंतिम दिन हैं। अब चूंकि हमको पता है, इसलिए हमारी नज़र उन किताबों पे पड़ी। उन 9.5 महीने में 284 दिनों में करीब 10 किताबें पब्लिश हुई हिंदी की, और उनके सब टाइटल ओशो ने नए दिए। मान लो किताब का शीर्षक कुछ है और नीचे लिखा है सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। इट इज़ सो क्लियर, है ना। किताब का शीर्षक है क्रांति बीज, पुरानी किताब है उनकी, सब टाइटल नया आ गया उसमें, मैं तो वो चला तुम देखना कि बीज बीज ही ना रह जाए। 100% क्लियर कि मैं जा रहा हूँ। किताब का शीर्षक है पथ के प्रदीप, सब टाइटल जला तो दिए हैं, जलाए रखना। 100% क्लियर कि आई एम लिविंग सून। तो ऐसी 10 किताबों के शीर्षक उन्होंने दिए, प्रत्येक में यही बात है। एक किताब का शीर्षक है चल हंसा वादेश, हंसा बोलते हैं प्रतीकात्मक रूप से आत्मा को, वादेश परमात्मा। चल हंसा वादेश, देर हुई बहुत, इट इज़ ऑलरेडी टू लेट, नाउ टाइम टू गो टू द अदर वर्ल्ड, है ना। तो 10 किताब, एक आध होता तो अपन मानते कोइंसिडेंस, है ना। 10 किताबों के शीर्षक यही बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो हम दोनों को और वो शर्मा जी का बेटा, हम तीनों को तो क्लियर था कि ओशो जा रहे हैं। तो मैंने तो यह सब चीज़ें नोट करता गया, एक लेख मैंने बना लिया। ठीक है। ओशो, सिर्फ तारीख भर नहीं पता कि ओशो कब जाने वाले हैं। आप प्रिपेयर्ड थे मेंटली? प्रिपेयर्ड मेंटली कि ओशो जाने वाले हैं, है ना। और फिर अंतिम 3 महीने पूर्व, लगभग सितंबर के महीने में 89 में अचानक एक दिन घोषणा हुई कि ओशो ने कहा कि कल से शाम को सब लोग सफ़ेद वस्त्र पहन के आएंगे। एक बार तो दिल बैठ गया कि वो जो विजन देखा था वो पूरा हो रहा है। ये अकल्पनीय था कि जब ओशो ने गेरुआ कपड़े, मैरून कपड़े सबकी मना कर दिया कि सामान्य कपड़े पहनो, ये तो सोच ही नहीं सकते कि सफ़ेद कपड़े की ड्रेस आएगी। तो 3 महीने पहले वो भी आ गया। तो उस दिन और 100% कन्फर्म हो गया कि वो जो विजन देखा था 6 महीने पहले वो सही था, ओशो जाने वाले हैं। तो इन सब बातों के प्रमाण से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि ओशो की जाने की तारीख बिल्कुल तय थी। उनको भली भांति पता था। उन्होंने 2 महीने पहले वो जो च्वांगसू ऑडिटोरियम था, सभागार जहाँ पे प्रवचन देते थे, उसकी उन्होंने डिज़ाइन चेंज करवाई। ये कहा कि मैं नया बेडरूम बनवा रहा हूँ, पूरा ग्लास वॉल और साउंड प्रूफ, इतना ऊंचा है वो। नॉर्मली बेडरूम ऐसा नहीं होता कि 15 फुट 20 फुट ऊंचा, और सारी दीवारें कांच की, सब पूरा ट्रांसपेरेंट।
उसमें वो 1 हफ्ते रहे और वापस चले गए कि पुरानी कमरे में रहूँगा, है ना। उसको वो चार्ज कर गए और बिस्तर ऐसा बनवाया था कि बाद में उनका कि उसी को समाधि बना देना, उसी के नीचे मेरा अस्थि कलश रख देना। तो एक्चुअली वो समाधि बनवा रहे थे अपनी, लेकिन ये कहा नहीं अभी लोग रोने धोने बैठ जाएंगे, उस रोने धोने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि स्पिरिचुअली अटेन्ड पर्सनालिटीज़ और माइंड्स के पास इस टाइप की पावर्स होती हैं। आपने कहा कि वो अपनी डेथ को अच्छे से जानते थे, ही न्यू इट। और क्या था उनके आसपास ऐसी चीज़ें जो ऐसा इंडिकेट करती हैं कि ये सुपर नेचुरल पावर्स टाइप की कुछ चीज़ें हैं, ये नॉर्मल नहीं है? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है उनके साथ, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि वो चमत्कार मिरेकल जैसी लगती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कही बात को कोई माने। मैंने तो जाना है, मैंने तो देखा है, भोगा है उसको। तो क्या हम पूछ सकते हैं आपने क्या जाना है? आप अकेले नहीं पूछ रहे हैं, हजारों लोग देखेंगे तो उनके लिए वो अंधविश्वास हो जाएगा। मैंने जो कहा वो अपनी आंखों से देखा है ना, मिरेकल्स मैंने देखे हैं ओशो के संग। लेकिन जब मैं दूसरों को बताऊंगा तो उनके लिए वो हो जाएगा एक अंधविश्वासपूर्ण कहानी। तो मैं नहीं चाहता कोई मेरी बात पे भरोसा करे, विश्वास करे। ओशो ने स्वयं भी कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कोई चमत्कार हो रहा है। वो हमेशा कहते थे नहीं, संयोग की बात है, संयोग की बात है, क्या हमेशा टाल जाते थे वो। तो मैं भी वही पॉलिसी अपनाता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि बहुत कुछ मिरेकुलस है ना, जिसको हम किसी प्रकार जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई लॉजिकल ढंग से उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन वो मेरी अपनी पर्सनल बात है, मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता, नहीं तो अंधविश्वास बन जाएगी बात। एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड एंड नोटेड। तो मैं वही कहना चाहता हूँ जो लॉजिकली एक्सप्लेनेबल है। आपकी कंप्लीट प्रिविलेज है ये शेयर करना या ना करना। और हाँ, मेरे सवाल यहाँ ख़त्म होते हैं। मुझे वो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन में एक डिबेट भी थी और बहुत सारे थीम्स हमने एक्सप्लोर कर लिए जी। सिर्फ उनकी लाइफ और कंट्रोवर्सीज के बारे में नहीं, मुझे लगता है सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ उनके खुद के थॉट्स ही थे, जो कि हमने बहुत विस्तार पूर्वक डिस्कस करे। देखिए, अन्य चीज़ें जो बाहर की हैं ना, कि 64,000 एकड़ ज़मीन और 97 रोल्स रॉयस, इसका ओशो से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दूं। ही हैज़ नथिंग टू डू विथ इट, है ना। उनकी असली बात वही है जो आप पूछ रहे हैं, उनके क्रांतिकारी विचार। हाँ, क्रांतिकारी विचार। बट मैं अब क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहता हूँ जी। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या है जो संस्था है, वो संस्था के पास अभी कितना है? how wealthy is it right now? Is it still alive, very well doing? Is it only in Pune? Is it other places? How big it is it? देखिए, मुझे वहाँ गए 4वीं सदी से ज़्यादा हो गया है, मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको नहीं आइडिया? मैं एक घुमक्कड़ आदमी हूँ, खाना बदोश। मैं किसी संस्था का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी संगठन का हिस्सा नहीं हूँ। मेरी जहाँ मौज होती वहाँ जाता हूँ। और जैसे ओशो को कहीं स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कोई संस्था संगठन मुझे भी स्वीकार नहीं कर पाता, और फाइनली मुझे वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। फिर जो होगा आगे देखेंगे वाली बात। तो मैं घुमक्कड़ ही हूँ, मेरी कोई संस्था संगठन से कोई संबंध नहीं है। जो संस्था संगठन दूसरे मित्रों ने बनाए हैं वो उनके हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक वो मुझे स्वीकार कर रहे हैं, आई एम एंजॉइंग। जिस दिन हमको लगेगा कि अब हम यहाँ भारी हो गए, बोझ बन गए इनके लिए, हम वहाँ से चल देंगे। तो ओशो के नाम से जो संस्था संगठन चल रहे हैं उनसे मेरा कोई भी सारोकार नहीं है। ABCD भी मुझे उनके बारे में नहीं पता और ना पता लगाना। बट आपने जो विस्तार पूर्वक हमें उनके थॉट्स के बारे में बताया, मुझे लगता है वो अथॉरिटेटिव और बहुत अच्छा नैरेटिव था, क्योंकि वो निकल पाया। और आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उनके सारे लेक्चर्स सुने या उनके सारी की सारी किताबें पढ़ें। उनकी 650 किताब पढ़ने में एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। और आपने क्योंकि ट्रांसलेट करी है बहुत सारी, इसलिए हम आपसे वो बात कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर ओपन माइंडेडनेस एंड फॉर योर कैंडर एंड फॉर the arguments that I was able to have with you. Thank you very much. मुझे भी बहुत मजा आया। नहीं तो लोग हिस्ट्री और बायोग्राफी पूछते हैं, मैं कहते हैं वो तो गूगल में है, तुम वहाँ से देख लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा यही सवाल था और वो हर जगह कवर हो चुका था, तो मुझे लगा वो बात करी जाना सबसे, बिकॉज आई फाउंड नथिंग मोर इंटरेस्टिंग देन हिज थॉट्स एक्चुअली, सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। ये तो आधुनिक समस्याएं थी। जी हाँ, कंटेम्प्ररी जो आज के ज़माने में है। इसके अलावा भविष्य में क्या हो सकता है ना, उसकी बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ओशो ने दिए हैं। समाज के तल पर, राष्ट्र के तल पर, सरकार के तल पर, हर तल पर कि भविष्य में कैसा एक
ये पृथ्वी कैसे स्वर्ग बन सकती है, उनकी भी कभी बात करेंगे। जरूर एक पार्ट 2 करेंगे जी। जिसके अंदर उनके पूरे के पूरे फ्यूचरिस्टिक आइडियाज, जी। सोल्यूशन बेस्ड आइडियाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। अवश्य। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।